है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन, एक्सटेंट एंड फिजिकल फीचर्स इंडिया के। तो शुरुआत करते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि एकता है हिंदुस्तान के अंदर विभिन्नता होने के बावजूद। विभिन्नता जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम के अंदर, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, जैनिज़्म, हर तरह के धर्म को मानने वाले हैं, यानी कि विभिन्नता है, लेकिन उसके बावजूद इनमें क्या है, एकता है। ये कलेक्शन है ऑफ लैंड्स एंड क्लाइमेट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड क्रीड्स, ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो यानी कि ये जो है कलेक्शन है ज़मीन का। और किसका कलेक्शन है? मौसमों का। मतलब बहुत सारे मौसम हैं और अलग अलग तरह के यहाँ पे रेसेस हैं। रेसेस मतलब नस्लें हैं, जातियाँ हैं, पंथ बोलते हैं क्रीड्स को, लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग धर्म हैं। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि एक दूसरे से जो है कि बिल्कुल ऑपोजिट टाइप में हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, उस तरह के। तो सब यहाँ पे मौजूद हैं अपने सारी फिजिकल डायमेंशन के साथ और अपनी सारी विशेषताओं के साथ। ये एक सच में क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप हिंदी में, लेकिन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक लार्ज मास है ऑफ लैंड, ठीक है। और हिस्सा है किसका? कॉन्टिनेंट का। और कॉन्टिनेंट के हिस्से में ये बड़ा सा एकदम जगह, ये बड़ा सा लैंड मास है, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब ये जो बात है कि ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो ये तो अभी वाले सर्वे के हिसाब से गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है कि ये फर्स्ट पॉपुलस कंट्री हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ है और ये 7th है लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है। साइज के हिसाब से ये 7वां है। लोकेशन और एक्सटेंट की हम लोग बात करते हैं। अभी हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडिया है, वो कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी किनारे पर है इंडियन ओशियन के, ठीक है। और ये बीच में है साउथ ईस्ट एशिया के और साउथ वेस्ट एशिया के। और इसकी जो सरहद है वो किसके साथ लगी हुई है? यहाँ देख सकते हो, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। और फिर आप देखो तो उत्तर साइड में, यानी नॉर्थ साइड में, वो भूटान तो नॉर्थ साइड में, और फिर यहाँ पे बांग्लादेश और ये जो म्यांमार है ईस्ट साइड में, ठीक है। तो ये बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं, यानी इंडिया शेयर करता है अदर कंट्रीज़ के साथ। और इसके अलावा यहाँ पे आपको साउदर्न पार्ट में जो है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? ये श्रीलंका मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग किसी और डायग्राम में देख लेंगे इसको। बात करें इंडिया की, तो जो हमारा इंडिया है वो घिरा हुआ है, सराउंडेड है वाटर बॉडीज से 3 तरफ से। अब 3 तरफ से कहाँ कहाँ से? आप देख सकते हो कि अरेबियन सी से, इंडियन ओशियन से और बे ऑफ बंगाल से। ये जो बे ऑफ बंगाल है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, इंडियन ओशियन देखो ये साउथ डायरेक्शन में है, और उसके बाद ये जो अरेबियन सी है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, एकदम बीचों बीच ऐसे पास करता है और इसको डिवाइड कर देता है 2 बिल्कुल हाफ्स में। एक ट्रॉपिकल जोन जो कि साउथ में है और सब ट्रॉपिकल जोन जो कि नॉर्थ में है। इसके अलावा आप देखोगे तो लक्षद्वीप आपको मिलेगा पश्चिमी तट के किनारे पे, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल के साइड में। ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो एक तो हमने देखा कि ये 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। तो देखो ये लाई करता है स्ट्रेटजिकली। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति। तो ये हेड पे है बिल्कुल इंडियन ओशियन के, और सेंटर पड़ता है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर का। इस स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से, ये लोकेशन आप देख रहे हो, इस लोकेशन की वजह से ये कमांड करता है सी रूट पे, जो कि यूरोप और अफ्रीका की तरफ है एक तरफ, और दूसरी तरफ फार ईस्ट एशिया की तरफ जो जा रहा है। तो ये क्या करता है, इस सी रूट पे ये इसका कमांड है। फिर बात करें तो जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड आप देख सकते हो
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और वहीं अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये फैला हुआ है। इसका जो मेन लैंड है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका लैटिट्यूड हो गया और ये आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। आगे देखते हैं फिजिकल फीचर्स इंडिया के। फिजिकल फीचर में हम लोग ये सब देख चुके हैं ऑलरेडी कि ये ऑक्यूपाई करता है कितना हिस्सा, साउथ एशिया का एक बड़ा हिस्सा, और वो हिस्सा कितना है 73.4% ऑफ द एरिया साउथ एशिया का। और इसके बॉर्डर जो है उत्तर में लगे हुए हैं किसके साथ, चाइना के साथ लगे हुए हैं, नेपाल के साथ लगे हुए हैं और साथ ही साथ भूटान के साथ लगे हुए हैं। वहीं हम बात करें ईस्ट साइड की तो यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ, सीमाएं लगी हुई हैं, सरहद लगा हुआ है। और वेस्ट साइड में ये बॉर्डर लगा हुआ है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और ये 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि बे ऑफ बंगाल था, इंडियन ओशियन था और यहाँ पे अरेबियन सी था। इंडिया के पास देखो ये जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है यहाँ पे 5 तरह के डिफाइंड फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको देखने को मिलते। और ये जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं, नॉर्दर्न माउंटेन वॉल जिसको कि उत्तरी पर्वतीय दीवार भी कहा जाता है, तो ये नॉर्दर्न माउंटेन वॉल है। फिर इसके बाद है आपका प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन है और उसके बाद आपका आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कलर में भी सबको देख पा रहे होगे। एक ये रेंज है, फिर नॉर्दर्न प्लेन है, फिर ये पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, फिर उसके बाद से ये आपका कोस्टल वाला रीजन है और इसके बाद जो है आपके आइलैंड्स हैं। ठीक है, जिसको कि हम अभी देखेंगे आगे। एक्सटेंट और तो हम लोगों ने देख लिया। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन वाली बात है तो देखो 82 डिग्री 30 मिनट ये पास करता है कहाँ से, ये आपका वही इलाहाबाद से पास करता है जो कि मिर्ज़ापुर होते हुए है। नॉर्दर्न माउंटेन वॉल ये हम लोग सबसे पहला जो आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसमें सबसे पहला पढ़ने वाले हैं हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन वॉल के बारे में। जो नॉर्दर्न माउंटेन वॉल है इसको हम लोग हिमालयन रेंज कहते हैं। और जो ये हिमालयाज़ हैं इसके अंदर 3 पैरेलल रेंज आते हैं। देख सकते हो ये जो रेड कलर की लाइन है एक, और फिर ये इसके पैरेलल में दूसरी जा रही है, इसके पैरेलल में तीसरी जा रही है। 3 पैरेलल रेंजेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं और इनको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी ये अलग अलग हैं किस हिसाब से, इनको हम अलग करते हैं इनकी हाइट के हिसाब से, जिसमें एक है आपका हिमाद्री। जो यहाँ पे आपको ये ग्रेटर हिमालय लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये ग्रेटर हिमालय जो है इसी को हम लोग बोलते हैं हिमाद्री, और इसको इनर हिमालयाज भी कहा जाता है। और ये जो है आप देख सकते हो कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है हिमालयन रेंज का, यानी हिमालय की जो पर्वतमालाएं हैं, इस तरीके से पर्वतमाला ये जो चली आ रही है, तो हिमालय रेंज की जो पर्वतमाला है उसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ये फॉर्म करता है। और ये दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। और यहाँ पे ये जो पर्वतमाला यानी ये रेंज जो है इसमें दुनिया के जो है वर्ल्ड्स के हाईएस्ट पीक हैं, जिसमें आपका सबसे नंबर 1 पे आता है माउंट एवरेस्ट जो कि 8848 मीटर ऊंचा है। माउंट केटू यानी शॉर्ट फॉर्म में ये माउंट केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन है। फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक ये जो है वर्ल्ड में है। और कुछ दूसरी भी पीक्स हैं यहाँ पे, जैसे मकालू है 8481, मंसालू है 8156, अन्नापूर्णा है, देखो गॉडविन ऑस्टिन है, यहाँ पे अन्नापूर्णा देखने को मिल रहा है, कंचनजंगा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रहा माउंट एवरेस्ट आपका। ठीक है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे पर्वत हैं, सारे नेपाल में हैं मोस्टली। फिर इसके बाद यहाँ देखो नंगा पर्वत जो कि 8126 मीटर का है। कंचनजंगा ये कितना है, ये 8598 मीटर का है जो कि इंडिया के अंदर लाई करता है।
यहाँ पे कुछ पासेस हैं, पासेस हिंदी में बोलते हैं दर्रा, है ना। ये जो है कि कश्मीर में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में मिलेंगे। और इन पासेस में देखो, एक तो काराकोरम पास है जो कि कश्मीर में है, फिर बारालापचा है और शिपकीला है। ये दोनों पासेस आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे। फिर एक है थागाला पास और नीति है जो कि उत्तराखंड में लाई करता है। नॉर्थ साइड में आप देखोगे, ये जो हिमालयन रेंज देख रहे थे हम, तो इसके नॉर्थ साइड में आपको यहाँ पे मिलेगा तिब्बत का पठार, ठीक है, तिब्बत का पठार यानी कि प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। और ये जो है ना सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू मिलेगा आपको वर्ल्ड का। और ये रेन शेडो ए रीजन में आता है। रेन शेडो ए रीजन आपने पढ़ा होगा इससे पहले क्लास 9th में। हवाएं इधर आई और टकराई, टकराने के बाद ये हवाएं ऊपर को उठी और जो है पूरी बारिश इसी साइड हो गई। तो ये जो अपोजिट वाला एरिया है ना, ये पहाड़ के उस पार वाला, ये कैसा एरिया हो गया? रेन शेडो एरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो तिब्बत का पठार है ये लाई करता है कहाँ पे? रेन शेडो एरिया में लाई करता है। बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो डिसेंड करते हैं, यानी कि नीचे की तरफ आते हैं हिमाद्री से। हिमाद्री मतलब ग्रेटर हिमालयाज से, जिसमें कि आपका गंगोत्री है और यमुनोत्री है। ये सब कहाँ पे लाई करता है? ये सब लाई करता है आपका उत्तराखंड में। और ये जो ग्लेशियर्स हैं ना, ये सारे के सारे ग्लेशियर्स जो हैं आपका सोर्स है। किसके लिए? पेरेनियल वाटर सोर्स है, नदियों के लिए। यानी पूरे साल तक इन्हीं ग्लेशियर से क्या मिलता रहता है? पानी मिलता रहता है नदियों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माउंटेन रेंज है, तो यहीं से जो है कि पानी मिलते रहता है पूरे साल नदियों को, और इसीलिए ये नदियाँ जो है पूरे साल भरी रहती हैं पानी से। यहाँ पे देख सकते हो जैसे शारदा है, जैसे यहाँ पे देखो घाघरा है, इसके अलावा ये कोसी है, इसके अलावा ये गंडक है। ये जो नदियां हैं ये ओरिजिनेट करती हैं इन्हीं रेंज से, यानी कि ग्रेटर हिमालय से ये नदियां निकलती हैं। तो देखो यहाँ पे एक लाइन हमारी छूट गई थी कि इसको हिमाद्री नाम क्यों मिला है, क्योंकि ये पूरे साल जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है। अब हिमाद्री के बाद हम दूसरा इसके अंदर पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न माउंटेन वॉल में, दूसरा है आपका हिमाचल। हिमाचल को क्या और कहा जाता है? इस रेंज को हिमाचल हिमालयास कहा जाता है, या फिर मिडिल और लेसर हिमालयास कहा जाता है। और ये जो है ना हिमाद्री के बिल्कुल जो है पैरेलल रन करती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल रन करती है। और इसका जो हाइट रेंज है, यहाँ पे हाइट रेंज आपको देखो 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक, यानी इसमें जो पहाड़ हैं ये उसकी ऊंचाई बता रहा है, उनकी हाइट्स बता रहा है कि वो पहाड़ 3700 मीटर से 4500 मीटर तक के ऊंचे हैं। और डून्स जो है लाई करता है हिमाचल और शिवालिक रेंज के बीच में। ये डून्स कैसे हैं? ये आपका जैसे कि इसी पे बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये आपका लेसर हिमालय है, ठीक है, ये आपका लेसर हिमालय है। और फिर देखो यहाँ पे बीच में जगह है और ये शिवालिक्स हैं, ठीक, ये क्या है आपके शिवालिक्स। तो इसके बीच में ये जो आपका है डून ग्रेवल, और इसी से ये जो वैली फॉर्म हो रही है ये लॉन्गिट्यूडनल वैली होगी। और ये जो वैली फॉर्म हो रही है इसके बीच में, हिमाचल और शिवालिक के बीच में, इसी को ये फ्लैट बॉटम लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डून वैली, या फिर ये इसमें एक वैली है जिसका नाम है देहरादून। ऐसी एक वैली का नाम क्या है? देहरादून। तो देहरादून भी इसी तरीके से लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है। और इस रेंज में आप देखोगे तो आपको बहुत सारी वनस्पतियां दिखाई देंगी, अलग तरीके के पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ। बहुत सारे यहाँ पे पीक्स भी हैं जिनकी ऊंचाई 5050 मीटर से ज़्यादा है, वो इस रेंज में लाई करते हैं। और ये ढके हुए होते हैं किससे? बर्फ़ से पूरे साल तक। जैसे कि शिमला है हिमाचल प्रदेश में, और उसकी हाइट कितनी है? 7025 मीटर। तो देख सकते हो कि हिमाचल में शिमला की ऊंचाई कितनी है? 7025 मीटर है।
अब ये जो पर्वतमाला है या फिर रेंजेस हैं, इनमें जो हाइट रेंज करती है वो 3500 मीटर से 6000 मीटर तक जाती है। यानी कि इसमें जो पहाड़ हैं उसकी ऊंचाइयाँ कितनी हैं, 3.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक हैं। यहाँ पर कुछ आपको इम्पॉर्टेंट रेंजेस मिलते हैं, जैसे कि आपको पीर पंजल है, धौलाधार है, मसूरी रेंज है, महाभारत रेंज है जो कि नेपाल में लाई करता है। ये आपको धौलाधार रेंज दिख रहा होगा, तो ये धौलाधार रेंज जो है ये साउदर्न है, यानी कि साउदर्न मोस्ट रेंज है मिडिल हिमालयास का। और यहाँ पे जो हाइट है ना इस धौलाधार रेंज में, ये हाइट बहुत मुश्किल ही से 4000 मीटर को क्रॉस करती है। यानी कि हाइट इन पहाड़ों में कितनी रह जाती है, इस पर्वतमाला में हाइट 4000 मीटर से नीचे ही रह जाती है, 4 किमी से नीचे। और ये जो कंटिन्यू करता है आगे जाके नेपाल में, तो उसी का नाम क्या है फिर, नेपाल में महाभारत रेंज। इसके बाद आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे दिख रहा है एरो से, तो जम्मू कश्मीर में आपका ये पीर पंजल रेंज है। और ये जो पीर पंजल रेंज है ना, ये कश्मीर के अंदर ये झेलम रिवर से फैला हुआ है ब्यास नदी तक, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तकरीबन जो है 300 किलोमीटर के एरिया में जो है कि ये फैला हुआ है। और ये रेंज सेपरेट होता है जैस्कर रेंज से, देख रहे हो जैस्कर रेंज यहीं पे आपका लगा हुआ है। ये एक दूसरे से अलग होता है, किसकी वजह से, कश्मीर की घाटी की वजह से। ये जो कश्मीर की घाटी है बीच में, इसकी वजह से ये इससे अलग है। ज़्यादातर जो हिल स्टेशन है हिंदुस्तान के अंदर वो यहीं पे लाई करते हैं, जैसे कि आपका शिमला भी यहीं लाई करता है, मसूरी भी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, चक्राता, चाइल, ये सब के सब यहीं पे लाई करते हैं। देख सकते हो आप, शिमला भी है, कुल्लू भी है, सब के सब इधर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये घाटियों में कुल्लू घाटी है, जम्मू घाटी है और श्रीनगर है। अब यहाँ पे ये जो है ना कि 3rd नंबर पे आता है आपका शिवालिक रेंज। सबसे पहला था हिमाद्री जो पूरे साल बर्फ से ढका हुआ था, सबसे ऊंचा था। फिर आता है आपका हिमाचल जो कि मिडिल और लेसर हिमालय था। अब ये आता है आपका शिवालिक रेंज। इस शिवालिक रेंज को और क्या कहा जाता है, आउटर हिमालयास कहा जाता है, यानी बाहरी हिमालय कहा जाता है। येलो कलर से ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो पर्वतमाला है, ये जो रेंज है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार नहीं है। इसकी जो ढलान है जो फेस करती है सब कॉन्टिनेंट को, ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। स्टीप का मतलब होता है तीव्र। देखो जैसे कि एक ढलान ऐसी होती है, ये एक ढलान, और ये एक दूसरी ढलान है बिल्कुल ऐसी, तो ये स्टीप हुआ, ठीक है। ये कैसा स्लोप हुआ, ये जेंटल स्लोप हुआ। और ये कैसा हुआ, बिल्कुल स्टीप। तो ये कॉन्टिनेंट की तरफ ना बिल्कुल कैसा है, स्टीप है। वाइल दोज फेसिंग नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ है उस तरफ है, वो कैसी हैं, वो जेंटल हैं। तो उधर ढलान जेंटल है, लेकिन इधर ढलान कैसा है, बिल्कुल स्टीप है, तीव्र है। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है अलग अलग जगहों पे। जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है जम्मू में, मीरी, एबोर और माचमी हिल्स के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे इसका जो एवरेज एलिवेशन यानी एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है, ये 1000 मीटर तक ही है सिर्फ सी लेवल से। कुछ घाटियाँ यहाँ पे हैं इस क्षेत्र में पड़ती हैं, जिसमें कि उधमपुर है, और ये उधमपुर कहाँ पड़ता है, जम्मू में, जम्मू के क्षेत्र में। और दूसरा कौन सा है, दून वैली। ये दून वैली के बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। कुछ दूसरी विशेषताएं हम लोग देखते हैं हिमालयास की। तो देखो यहाँ पे कुछ दूसरी विशेषताएं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आपका सबसे पहले यहाँ डून्स ही है। देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर ये डून्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कोई एक ये पर्वतमाला है, ठीक है, ये एक तरफ की। अब ये यहाँ पर्वतमाला है, तो यहाँ से मान लो नदियाँ निकल रही हैं, नदियाँ निकल रही हैं। और यहाँ पे देखो जो दूसरी पर्वतमाला है, दूसरा जो माउंटेन रेंज है, इंग्लिश में ही कहते हैं माउंटेन रेंज है, वो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब ये जो नदियाँ आ रही थी, इनको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑब्स्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा,
ऑब्स्टेकल मिलेगा। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट मिलेगी। रुकावट मिलेगी तो यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये एक बड़ी सी क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी, लेक बन जाएगा। लेकिन होगा क्या कि ये जो आपका पहाड़ है, इन पहाड़ों से जो है ये एक ना एक दिन रास्ता अपना बनाएगी। तो रास्ता बनाने से पहले ये ढेर सारा यहाँ पे क्या होगा? डिपॉजिट होगा। क्या होगा? डिपॉजिट। एलुवियम वगैरह का डिपॉजिट होगा, सेडिमेंट वगैरह का डिपॉजिट होगा, जो इसके तट को क्या कर देगा? नीचे जो बॉटम स्पेस है इसको भर देगा। अब इसके ऊपर क्या है? ढेर सारा वाटर है। अब ढेर सारा वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे, और ये वाटर क्या करेगा? इसके बीच में से अपना रास्ता बना लेगा। रास्ता बना के क्या करेगा? यहाँ पे वाटर आउट हो जाएगा, गश आउट करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जब वाटर गश आउट कर जाएगा तो यहाँ पर वाइट कलर ही नहीं है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये पानी पूरा सूख जाएगा। ये पानी जब हट के निकल जाएगा तो देखो ये कैसा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसके बीच में ये ऐसा इस तरीके का हो गया, ठीक है। पानी इसके ऊपर से पूरा जा चुका है। तो ये जो वैली फॉर्म हुई ना, ये आपका दून वैली है, और इसी का एग्जाम्पल है आपका देहरादून, पाटली कोटा। आई होप ये आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल मिला था, पानी रुका, झील बना, ढेर सारा डिपॉजिट हुआ, और ढेर सारा डिपॉजिट हुआ, उसके ऊपर और भी पानी एक्यूमुलेट होता जा रहा है नदी का। अब ये कहीं ना कहीं से नदी क्या करेगी? जो झील है, या कह सकते हो नदी जो है जो ऊपर से आ रही है, वो अपना रास्ता बनाएगी, और रास्ता से पानी निकल जाएगा, और ये एरिया क्या हो जाता है? सूख जाता है, ठीक है, ड्राई अप हो जाता है, और नीचे से पूरा सेडिमेंट वगैरह जो है कि उभर आता है, दिखने लगता है। तो यही वैली क्या है? आपका दून वैली और पटला कोटा, ये सब जो है कि ये जो है कि इस तरह के वैलीज हैं। यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है कि जो दून्स हैं ये ओरिजिनली कैसे थे? टेम्पोरेरी लेक्स थे, है ना। ऐसी झीलें थी जो कि टेम्पोरेरी थी, मतलब परमानेंट नहीं थी। और ब्लॉकेट जब हुआ रिवर वाटर का, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, जब अपलिफ्ट हो रहा था हिमालय, तो ये पानी रुक गया रिवर का, और झील फॉर्म हो गई। और फिर जैसे ही रिवर्स ने, नदियों ने अपना रास्ता बना लिया, तो ये जो झील थे ये सूख गए, और जो पत्थर वगैरह हैं और जो कचरा वगैरह, डेब्रिस, ये कचरा वैसा वाला नहीं, इसका बचा हुआ सेडिमेंट्स वगैरह, इन्होंने क्या किया? लेक को फिल कर दिया, और उनको किस में परिवर्तित कर दिया? बदल दिया वैलीज में। और ये जो समतल यानी फ्लैट वैलीज हैं, ये किसके बीच में? हिमाचल और शिवालिक रेंज के बीच में पड़ती हैं। भाबर एरिया क्या होता है? जैसे कि अभी हम लोगों ने दून्स पढ़ा, तो वैसे ही भी हम लोग यहाँ पे भाबर एरिया देखेंगे। तो ये जो भाबर एरिया होता है, ये देखो ये पोरस है। पोरस मतलब जिसमें से हवा या पानी जो है पास कर सके। ग्रेवल रिडन प्लेन है, और ये कहाँ पे है? फुट पे है, किसके? हिमालयास के। जहाँ पे हिमालय की जो धाराएं हैं ना, वो नीचे की तरफ उतरती हैं। किधर उतरती हैं? नीचे की तरफ। यहाँ पे ये लाई करता है, ये डिसेंड करती हैं प्लेन्स पे, मैदान की तरफ उतर रही हैं। और ये जो धाराएं आपको दिख रही हैं ना, ये धाराएं आपको केवल कब दिखेंगी? रेनी सीजन में। दूसरे मौसम में ये धाराएं, पानी की धारा है, ये आपको नहीं दिखाई देगी, ये खो जाती है ग्राउंड में। और किसकी वजह से खो जाती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोरस होता है सरफेस पोरस होता है, मतलब जैसे बालू वगैरह है, पानी पूरा रीस जाता है, तो वैसे ही ये भी कैसा होता है? बिल्कुल पोरस होता है। तो ये सूख जाता है अदर मौसम में, और रेनी सीजन में केवल ये दिखाई देता है। अब भाबर एरिया के बाद हम लोग बात करते हैं तेराई। जैसे उसमें भाबर के बाद ही ये देखो ये तेराई वाला एरिया है। फिर यहाँ पे आपका है, भाबर के बाद आता है तेराई। ये जो ये बिल्कुल एक विचित्र, स्ट्रेंज, मतलब अजीब तरीके का एक एरिया है। यहाँ पे मार्शी अंडरग्राउंड सीपेज है, यानी कि ये दलदली इलाका है जहाँ पे पानी रिसता है। और ये कैसे बनता है? जब पानी, यहाँ भाबर देख रहे हो, भाबर से पानी रिसता हुआ जा रहा है किसमें? इस मैदान में जा रहा है। और ये जो कैसा मैदान है? ये समतल टाइप का मैदान है। इस मैदान में ये पानी रिसता हुआ अंदर को जाएगा, और पानी यहाँ पे बिल्कुल भरता जाएगा, और पानी यहाँ पे अपीयर होने लगेगा, इतना ज़्यादा भर जाएगा। तो ये इलाका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल दलदल हो जाता है।
और ये इसी की वजह से ये तराई रीजन बनता है। ठीक है। तो इसीलिए ये एरिया कैसा हो जाता है, स्वैम्पी हो जाता है, बिल्कुल दलदली इलाका हो जाता है। और ये जो क्षेत्र होता है इल ड्रेन्ड और हैविली फॉरेस्टेड होता है। इल ड्रेन्ड का मतलब क्या होता है, इल ड्रेन्ड का मतलब बुरी तरीके से जो है कि ख़राब जो है कि पानी यहाँ से निकलता है ख़राब तरीके से। और यहाँ पे जो है ना बहुत घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जंगली जानवर जैसे कि हाथी है, टाइगर है, राइनासोरस है, डियर वगैरह है, ये सब इन जंगलों में मिलेंगे। जो तेराइज एरियाज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं ईस्टर्न रीजन में, यानी कि पूरब के इलाकों में, दैन इन वेस्ट, पश्चिम से ज़्यादा ये इलाका पूरब में फैला हुआ है। और ऐसा ये इसलिए है क्योंकि जो पूरब साइड में हिमालयाज़ हैं, ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न हिमालयाज़ से। तो इसलिए ये ज़्यादा एरिया किधर फैला हुआ है, पूरब साइड में फैला हुआ है। और जो तेराई एरिया है अब जो है कैसा कर दिया गया है, इसको ड्रेन कर दिया गया है। और ड्रेन करने के बाद क्या किया गया है, कल्टीवेट किया जाता है। अब इसको विकसित किया गया है, इस ज़मीन को, इस तेराई ज़मीन को ग्रो करने के लिए शुगर कैन उगाया जाता है, गेहूँ उगाया जाता है, चाय पत्ती वगैरह। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं खादर एंड भांगर। दिख ही रहा होगा, ये रहा आपका खादर एंड भांगर। तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे खादर और भांगर को। ये नदी बह रही है, ये नदी का कोर्स है। जब कभी फ्लड आया होगा तो ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का ये पानी में डूब गया होगा। और जब फ्लड आएगा तो अपने साथ मलबा लेके आता है, एलुवियम लेके आता है। हर साल फ्लड आते होंगे, कई बार आता होगा, हर साल फ्लड आते होंगे। तो हर साल फ्लड आने की वजह से यहाँ पे नया नया नदी के किनारे नया नया एलुवियम डिपॉजिट होता होगा। यानी कि खादर का मतलब ही होता है न्यू एलुवियम। क्या होता है इसका मतलब, न्यू एलुवियम। खादर से आप समझ सकते हो, जैसे हम लोग खाद डालते हैं तो खाद क्या करता है, न्यू कर देता है मिट्टी को, बिल्कुल उसको क्या कर देता है, फर्टाइल। तो ये भी खादर क्या है, एकदम बिल्कुल न्यू डिपॉजिट्स हैं। कैसे हैं, न्यू डिपॉजिट्स हैं एलुवियम, जो किसके द्वारा लाए गए हैं, बाढ़ आता है तो वो बाढ़ के साथ लाए गए हैं। और ये जो पीछे बैक साइड में यहाँ पे नदियों से दूर, ये कभी किसी बहुत साल पहले आया होगा बाढ़ वगैरह, और ये जो फैल गया होगा, ये ओल्डर है, ये ओल्डर एलुवियम है। कैसे हैं, ये ओल्डर एलुवियम है, ये जो पुराने एलुवियम है, जो नदी, अच्छा बाढ़ खत्म हो जाएगा तो नदी फिर अपने कोर्स के साथ ही बहेगी, उससे ज़्यादा तो बहेगी नहीं, यही उसका कोर्स होगा। तो ये जो नदी के कोर्स से दूर का हिस्सा है, जो कि ओल्डर एलुवियम का हिस्सा है, इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मिट्टी को हम लोग भांगर बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, और यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हो। सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं हम लोग ग्रेट नॉर्दर्न वॉल का। अब ये ग्रेट नॉर्दर्न वॉल, जो माउंटेन वॉल हम लोगों ने देखा था, हिमाद्री, हिमाचल और जो शिवालिक, 3 में था हाइट्स के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हिमालयाज़ हैं एज अ टुगेदर, ये एक इफेक्टिव बैरियर हैं। ये ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं इनफ्लो ऑफ कोल्ड यानी ठंडी हवाएं और सूखी ड्राई एयर मासेस जो इंटर कर रही हैं नॉर्थ इंडिया में, कर सकती हैं नॉर्थ इंडिया में इंटर जाड़े के मौसम में। और इसके अलावा हिमालयाज़ रोकता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि वापस भेज देता है मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स को, और कॉज करता है मॉइस्ट विंड को कि वो बारिश लेके आए नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ही और ब्रह्मपुत्रा वैली में ही। अब ये देखो, ये नॉर्थ वाला इलाका है, इधर से ठंडी हवाएं बह के आ रही हैं। तो ये नॉर्दर्न माउंटेन वॉल ये हमारा क्या कर रहा है, इन कोल्ड और मॉइस्ट ड्राई एयर मासेस को क्या कर रहा है, रोक रहा है। कहाँ आने में, इंडिया में आने में। और फिर यहाँ की जो मॉनसून विंड्स है मॉइस्चर लेडन, कौन से, मॉइस्चर लेडन विंड्स, यानी कि ऐसी हवाएं जिसमें ढेर सारी नमी है, इन हवाओं को ये उस पार जाने से रोक रहा है। ये क्या करता है, इन हवाओं को डिफ्लेक्ट कर देता है, और डिफ्लेक्ट करने के साथ साथ ये कारण बनता है कि बारिश कहाँ हो, नॉर्दर्न प्लेन में ही बारिश हो जाए, ब्रह्मपुत्रा प्लेन में ही, ब्रह्मपुत्रा घाटी में ही बारिश हो जाए। तो इस तरीके से हमारे जो
मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं वो भी बाहर नहीं जाती, बारिश भी इसी साइड हो जाती है, और दूसरे साइड से जो ठंडी और बिल्कुल ड्राई एयर मासेस हैं उसको ये आने से रोकता है, ठंडी हवाओं को, वरना क्या बन जाएगा, ये भी एक रेगिस्तान बन जाए। जो ग्लेशियरी हिमालयाज के अंदर जो हिमखंड है, ग्लेशियर्स हैं, वो बहुत सारे पेरेनियल लीवर जिनमें साल भर पानी रहता है, उनको ये जन्म देते हैं, राइज करते हैं, जिसमें आपका गंगा है, यमुना है, शारदा है, घाघरा है, कोसी, गंडक और ब्रह्मपुत्र है। सबका नाम आपको यहाँ मिलेगा, गंगा है, यमुना है, घाघरा है, ब्रह्मपुत्र है। ये नदियाँ ना सिर्फ पानी देती हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए यानी पीने के लिए, बट ऑल्सो फॉर ईयर राउंड इरिगेशन, पूरे साल खेत के लिए यानी हमारे एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए भी ये पानी प्रोवाइड करती हैं पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। ये नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं कहाँ पे, हिमालयाज़ में, और ये मेजर सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है हाइडल पावर के लिए। हाइडल पावर जो बिजली हम लोग उत्पादन करते हैं, किससे बिजली बनाते हैं ना, और रनिंग वाटर से, तो उसके लिए हाइडल पावर के लिए ये बहुत बड़ा स्रोत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हिमालयन टोपोग्राफी है वो क्या करता है, ये बनाता है रिवर्स को रैपिड्स, टू फॉर्म रैपिड्स एंड वाटरफॉल एंड प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द क्रिएशन ऑफ रिजर्वायर्स। तो टोपोग्राफी कुछ इस टाइप से है कि कहीं कहीं पे वाटर रिजर्वायर फॉर्म होता है, कहीं कहीं पे बिल्कुल स्टीप है तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटरफॉल फॉर्म हो जाएगा, और कहीं कहीं पे ढलान ऐसा है कि क्या होगा, यहाँ पे हम जो है कि हाइडल पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो ये टोपोग्राफी क्या करती है हिमालय की, ये मदद करती है, यानी कि ये ऐसी है कि वो सारे आइडियल कंडीशन जो हाइडल पावर के लिए होते हैं और रिजर्वायर वगैरह के लिए होते हैं, वो सब ये जो है प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हिमालयाज़ क्या करते हैं, हिमालयाज़ एक डिफेंसिव रैम्पार्ट है, किसके लिए, इंडिया के लिए, किसके अगेंस्ट में, खिलाफ, इन्वेजन, कि कोई आक्रमण वगैरह ना हो पाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक रुकावट की तरह है इन्वेडर्स के लिए, जो इन्वेड करना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं, उनके लिए। तो एक बड़े पैमाने पे ज़्यादा लोगों का आ पाना, क्रॉस कर पाना, ये बहुत मुश्किल होता है। जबकि अगर कुछ लोग हों, स्मॉल बॉडीज़ हों, ट्रेडर्स वगैरह की, तो वो जो है हिमालयाज़ के रास्ते आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन रास्तों से गुजर के आना होगा। जो माउंटेन्स है नॉर्थ ईस्ट में, वो इतने ज़्यादा तीव्र हैं, तीव्र मतलब इतने ज़्यादा ऐसे स्टीप हैं, तीव्र हैं, और इतने घने जंगल से घिरे हुए हैं कि इनको क्रॉस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो एक बैरियर की तरह भी ये काम करता है और इन्वेडर से हमारी रक्षा करता है ये माउंटेन रेंज, इसीलिए इसका नाम है नॉर्दर्न माउंटेन वॉल। ज़्यादातर जो समर रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, जिनको कि हिल स्टेशन कहा जाता है, ये भी हिमालय के अंदर आता है। जैसे आप देख सकते हो, मनाली है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है ना, चाइल वगैरह सब यहीं इधर ही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे सैक्रेड मतलब पवित्र, श्राइन मतलब मंदिर होता है, बहुत सारे पवित्र मंदिर भी आपको यहाँ हिमालयाज़ में मिलेंगे, जिसमें मंदिर है बद्रीनाथ का, केदारनाथ है, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कैलाश मानसरोवर, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो हिमालयाज़ इसके अलावा भी ये आकर्षित करता है और आकर्षण का केंद्र है किनके लिए, जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, एडवेंचर करने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मौके हैं हाइकिंग के लिए, जो पैदल चढ़ाई करते हैं, क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं माउंटेन पे, रिवर राफ्टिंग करना उसके लिए, स्काइंग के लिए, बहुत सारे इस तरह के एडवेंचर्स यहाँ पे हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। तो ये उनके लिए क्या है, बिल्कुल अट्रैक्शन का जगह है। फिर इसके बाद जो हिमालयाज़ हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, रिच है ये हिमालयाज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज में। ऑन द लोअर रीचेज ऑफ द हिमालयाज़ आर फ्राउंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो लोअर रीचेज है वहाँ पे किस तरह के जंगल मिलते हैं आपको, ट्रॉपिकल और इसके अलावा सब ट्रॉपिकल जंगल मिलते हैं, और यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिल जाती है। जब बात करें मिडिल और अपर रीचेस की,
तो वहाँ पे आपको कॉनिफेरस और डेसिडस सॉफ्ट और एंड हार्ड वुड्स आपको मिलते हैं। नरम कठोर लकड़ियाँ हर तरह की मिल जाती हैं, जो कि आपके माचिस बनाने के लिए, कागज़ का कचूमर बनाने के लिए, रेजिन बनाने के लिए, टारपिन के तेल के लिए और बहुत सारी इसके अलावा औषधि वाला जो मेडिसिन वाला दवाइयों वाले पेड़ पौधे हैं वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं मिडिल और अपर में। हिमालयाज़ जो है वो घर है, किसका घर है? अलग अलग बहुत तरह तरह के जंगली जानवरों का, जैसे याक्स है, स्नो लियोपार्ड है, देख सकते हो यहाँ पे ये स्नो लियोपार्ड है, बर्फ़ में चल रहा है। बियर्स भालुओं के लिए, रेड पांडास के लिए, टाइगर्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए एंड एटसेट्रा। हिमालयाज़ के पास रिच रिजर्व है, यानी भंडार है, किस चीज़ का? मिनरल्स का, खनिज पदार्थों का, जैसे कॉपर मिलेगा, लेड, जिंक, बिस्मथ, एंटीमोनी, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब जो है आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों, पूर्वी तरफ भी और पश्चिमी तरफ भी, दोनों तरफ हिमालयाज़ में मिलता है। अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है कश्मीर की घाटियों में। और जो हिमालयाज़ है इनमें सोना भी है, चांदी भी हैं और कीमती पत्थर भी हैं, जैसे सफ़ायर है, बेराइल है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं ग्रेट नॉर्दर्न वॉल का। तो इसमें देखो ये लास्ट पॉइंट है कि जो नदियां हैं जो फ्लो करती हैं नॉर्दर्न प्लेन से, वो लेके आती हैं एलुवियम। एलुवियम को हिंदी में जलोढ़ बोलते हैं। जब ये नदियां नीचे की तरफ आ रही होती हैं हिमालयाज से, तो नीचे की तरफ उतरते हुए क्या लेके आती हैं? ये एलुवियम लेके आती हैं। और ये जो एलुवियम है का डिपॉजिट है, ये मैदानों को क्या करता है? फर्टाइल बना देता है। ये एलुवियम, जैसे अभी हम खादर और भांगर पढ़ देते हैं ना, तो देखा होगा। तो ये जो एलुवियम है ये क्या करेगा? मिट्टी को और ज़्यादा प्लेन्स को फर्टाइल बना देगा। नदियाँ लेके आती हैं इसको, और इतना फर्टाइल बनाया है इसने नॉर्दर्न प्लेन्स को कि ये इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा गहन खेती वाला एक क्षेत्र बन गया है आपका। ये ग्रीन कलर से ये जो पैचेस आप देख रहे हो, यही वो इलाका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं आपका वेस्टर्न हिमालयाज़ और ईस्टर्न हिमालयाज़ के बीच में। तो ये जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है ये कहाँ पे है? बिटवीन इंडस और काली रिवर के बीच में है, और ये वेस्ट में है 86 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के। जबकि हम बात करें ईस्टर्न हिमालयाज़ की, तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में है। किसके बीच में है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में है, और ईस्ट में है 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के। यहाँ पे जो बारिश होती है पश्चिमी हिमालय में, वो एवरेज रेनफॉल औसतन साल भर में कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है ईस्टर्न हिमालयाज़ में। और यहाँ पे 3 अलग अलग जो है कि रेंजेस मिलेंगे, हिमाद्री मिलेगा, हिमाचल मिलेगा और शिवालिक। और यहाँ पे लास्ट के 2 रेंजेस हिमाचल और शिवालिक यहाँ पे मर्ज होते हैं एक दूसरे में। ये ईस्टर्न हिमालयाज़ की बात है। फिर यहाँ पे ये जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है ये कवर्ड एक कॉनिफोरस फॉरेस्ट से, जबकि जो ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं यहाँ पे थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है कि पत्तियाँ पूरे साल तक हरी रहती हैं। हरी रहने का मतलब ये है कि पतझड़ वाला सीन नहीं आता, कि मतलब शेड नहीं करती, अपने लीव्स हमेशा हरी भरी रहती हैं। तो टोटल 5 हमको पढ़ने हैं यहाँ पे फीचर्स। तो पहला हमने देख लिया नॉर्दर्न माउंटेन वॉल। अब दूसरा हम देखने वाले हैं प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स देखने वाले हैं, यानी जो समतल मैदान है। जो प्लेन्स हैं नॉर्दर्न इंडिया के, इसमें निचला इलाका आता है 3 बड़ी नदियों का, जिसमें एक नदी इंडस है, गंगा है और तीसरी ब्रह्मपुत्रा। तो ये 3 नदियों का निचला इलाका, साथ ही साथ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी सहायक नदियां हैं, उनके आसपास का सारा इलाका आता है। ये ऑक्यूपाई करता है सिर्फ 1/5 ऑफ द एरिया। कितना? 1/5 ऑफ द एरिया ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये सहारा देता है आधी पॉपुलेशन जो साउथ एशिया की है उसको ये सहारा देता है। और ये जो मैदान है ये कोर एरिया यानी कि मुख्य क्षेत्र हैं, कोर एरिया हैं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ के लिए।
यहाँ पे देख सकते हो जो इंडस है उसका सोर्स कहाँ है, 100 किमी दूर है। किससे? आपका ये नॉर्थ में जो मानसरोवर लेक है उससे। और इसमें 5 ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ मिलती हैं। सतलज मिलता है, रावी है, छेनाब है, झेलम है और ब्यास है। ठीक है, ब्यास ये दिख रहा होगा आपको पांचों। तो ये 5 क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। मेन कौन है? इंडस है। और गंगा जो है राइज करती है कहाँ पे? गंगोत्री ग्लेशियर में, हिमालयाज में, वहां से जो है गंगा निकलती है। तो यहाँ पे कट करते हुए, किसको कट करते हुए? शिवालिक रेंज को कट करते हुए ये अंदर आती है मैदान में, प्लेन्स पे आती है, हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड में आती है, एंटर करती है। और यहाँ पे इसकी जो है मेन ट्रिब्यूटरीज जो गंगा की हैं, ट्रिब्यूटरीज मतलब गंगा मेन नदी, तो उसकी सहायक नदी वो कौन है? यमुना। यमुना जो कि गंगा से आकर मिलती है कहाँ पे? इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही संगम है। इसके अलावा, यमुना के अलावा और कौन है ट्रिब्यूटरी? सोन नदी है, रामगंगा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। फिर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से। और ये ईस्ट साइड में फ्लो करती है एज सांगपो। सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है ईस्ट साइड में। आसाम में ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये ज्वाइन होती है छोटी छोटी धाराओं से। ढेर सारी जो धाराएं हैं यानी कि पानी की ही धारा इसको इससे आकर जुड़ती है, जिसका नाम है दिहांग है, ये धारा है, दिबांग है और लोहित है। और दूसरी जो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, उसका नाम है तिस्ता, धानसुन और मानस। इंडो गैंगटिक प्लेन, इंडो गैंगटिक मतलब इंडस रिवर और गंगा रिवर, इसके आसपास का जो प्लेन यानी कि मैदान है, ये फैला हुआ है 3200 किलोमीटर तक बिटवीन द माउथ ऑफ गंगा एंड इंडस। किसके मुंह पे? गंगा और इंडस के मुंह पे, अलोंग द माउंटेन। ये इस एरिया की बात हो रही है। तो ये पूरा कितना फैला हुआ है? 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सब डिवीज़न ऑफ प्लेन्स, यानी जो मैदान है इसका और जो है कि इसका डिवीज़न है, यानी डिवीज़न के बाद डिवीज़न जो होता है उसको सब डिवीज़न बोलते हैं, यानी उप विभाजन भी इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसको हम देखेंगे। तो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, रीजनल मतलब अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग विशेषता है, तो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जो ग्रेट प्लेन्स हैं उनको सब डिवाइड किया गया है फॉलोइंग एरियाज में, जिसमें सबसे पहला है आपका पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन की बात करें तो ये जो पंजाब का मैदान है ये लाई करता है एक तो पंजाब में, कुछ हिस्सा हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में। इसकी जो विशेषता है, वो विशेषता, इसका मुख्य फीचर क्या है? वो विशेष फीचर वो ये है इन प्लेन्स का, वो है दोआब। दोआब किसको बोलते हैं? दोआब होता है लैंड एरिया बिटवीन टू रिवर्स, तो उसको दोआब बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोआब है 5 नदियों का है ना, इंडस की। और इंडस की वो 5 नदियाँ कौन सी थी? हमने देखा था झेलम, छेनाब, रवि, सतलज और ब्यास। इनफैक्ट जो पंजाब है ना उसको उसका नाम कहाँ से मिला है? ये जो 5 नदियाँ हैं लैंड ऑफ 5 रिवर्स से, इससे जो है कि इसको अपना नाम मिला है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में तुम देखोगे एक राजस्थान है एक नंबर पे, फिर पंजाब वाला प्लेन है, फिर यहाँ पे आपको गैंगटिक प्लेन मिलेगा और फिर जो है चौथा आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन मिलेगा। मेनली ये 4 में ही डिवाइडेड रहेगा। ये जो वाटर शेड है अरावली हिल्स का, पानी वाला जो क्षेत्र है अरावली की पहाड़ियों में, वो क्या करता है? इन प्लेन्स को अलग कर देता है गंगा बेसिन से। बात करते हैं राजस्थान प्लेन्स की। इसके बाद सेकंड पे है आपका राजस्थान प्लेन। तो राजस्थान प्लेन इंक्लूड करता है मरुस्थली या फिर कह सकते हो ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और ये आपका कैसा है? रेतीला रेगिस्तान है। और ये घिरा हुआ है किससे? घिरा हुआ है देख सकते हो, ये सतलज से घिरा हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, फिर अरावली से घिरा हुआ है ईस्ट साइड में, और इंडस वैली से ये घिरा हुआ है वेस्ट साइड में, और रन ऑफ कच्छ से घिरा हुआ है ये
साउथ साइड में। और ये जो प्लेन है, ये मैदान जो है ये फैला हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया से लेकर, जो कि राजस्थान का डिज़र्ट इलाका है, वहाँ से लेके पूरब में पाकिस्तान तक, पूर्वी पाकिस्तान तक ये इलाका फैला हुआ है। और यहाँ पे जो है राजस्थान का बागर भी इंक्लूड होता है। और ये बागर है क्या, राजस्थान बागर, ये सेमी एरिड प्लेन है, यानी आधा सूखा हुआ, अर्ध शुष्क बोलेंगे इसको। ये ईस्टर्न साइड में है, यानी कि पूरब के साइड में है डेजर्ट के। यहाँ पे कल्टीवेशन यानी खेती होती है, छोटे छोटे हिस्सों में होती है। उस पानी से जो पानी धाराएं लेकर आती हैं, और ये धाराएं ओरिजिनेट होती हैं अरावली से, अरावली से ये धाराएं ओरिजिनेट होती हैं और इनके पानी से खेती होती है। और ये धाराएं राइज करती हैं रेनी सीजन में, अदर सीजन में आपको नहीं मिलेंगी। तो ये रेनी सीजन में जब ये बारिश का पानी लेकर आती हैं तो इससे खेती होती है छोटे छोटे हिस्सों पर। और ये जो उपजाऊ इलाका है, इस उपजाऊ इलाके को कहा जाता है रोही। यहाँ पर सिर्फ एक नदी है इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, जिसका नाम है लूनी। और जो एरिया है नॉर्थ साइड में लूनी का, वो कैसा है, सैंडी प्लेन है, रेतीला अब जो है मैदान है। और इसके अलावा एक एरिया एग्जिस्ट करता है इनलैंड ड्रेनेज का, यानी कि ज़मीन में ये एरिया है जहाँ से पानी आगे को जाता है, पानी निकलता है नॉर्थ में लूनी बेसिन के। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज है। इनलैंड ड्रेनेज का मतलब ये होता है ना कि इतना पर्याप्त पानी नहीं होता कि वो समंदर तक अपना रास्ता बनाए, बल्कि बीच में ही कहीं पे वो अपना पानी जो है रह जाता है, उसका पानी किसी लेक वगैरह तक ही या फिर इनलैंड सी तक ही, ज़मीनी तक ही रह जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। तो यहाँ पे इनलैंड ड्रेनेज इसलिए है ना, बिकॉज रिवर्स जो हैं यहाँ पे उनके पास सफिशिएंट वाटर नहीं होता कि वो समंदर तक पहुँच पाएँ, और वो रास्ते में ही डिसअपियर हो जाती हैं बालू वगैरह में ही, ठीक है, रास्ते में ही वो नदियाँ खो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। और ये जो प्लेन्स हैं ये डॉटेड होते हैं विद अ नंबर ऑफ सॉल्ट लेक, बहुत सारे यहाँ पे जो है कि नमकीन पानी की झीलें मिलेंगी ईस्टर्न एज में डेजर्ट के, जैसे कि सांभर लेक मिलेगा, कुचमन है, दिदवाना है। सांभर लेक जो है सबसे बड़ा लेक है जो कि लाई करता है बिल्कुल जयपुर के आउटस्कर्ट पे, यानी कि बाहरी इलाके पे। ये रहा आपका सांभर सॉल्ट लेक। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग गंगा प्लेन्स के बारे में। ये जो आपका गंगा प्लेन है ये फैला हुआ है, एक्सटेंड होता है फ्रॉम द यमुना रिवर, जो कि पश्चिम में है, टू द वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, पश्चिमी जो बॉर्डर्स है, सरहद है बांग्लादेश के, वहाँ तक। और ये जो फैलाव है ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है स्टेट्स में, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, और कुछ हिस्सा झारखंड का भी कवर करता है, और वेस्ट बंगाल का भी। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं कि क्षेत्र हैं, जैसे कि गंगा यमुना दोआब है। दोआब हमने बताया, दो नदियों के बीच में जो मैदानी इलाका होता है उसको बोलते हैं। इसके अलावा अवध के मैदान है, मिथिला मैदान है। ये जो मैदान है ना, प्लेन्स हैं, ये फॉर्म हुए हैं किसके वजह से, सेडिमेंट्स वगैरह कौन लेके आया, नदियाँ लेके आई। तो नदियाँ जब आती हैं तो पत्थर वगैरह जो होते हैं, बोल्डर्स वगैरह रॉक के, वो नदियों के पानी के साथ टूटते जाते हैं और महीन होते जाते हैं। तो इस सेडिमेंट्स वगैरह की बात कर रहा है कि उनकी वजह से ये बना है। गंगा, यमुना, घाघरा और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो जो सेडिमेंट्स लेके आई हैं, उन सेडिमेंट्स से इनके आसपास का इलाका, ये क्षेत्र बना हुआ है। दोनों ही भाबर और तराई बेल्ट यहाँ पे अच्छी तरह से बनता है उत्तर प्रदेश के मैदानों में। एक दे सकते हो पूरा का पूरा इलाका है गंगा रिवर के आसपास का। जो गंगा प्लेन है यूपी का, है ना, यूपी का, वो मर्ज करता है, जो गंगा का मैदान है यूपी का, वो मर्ज करेगा, जाकर मिलेगा डेल्टेक प्लेन से वेस्ट बंगाल में, और डेल्टेक प्लेन से वेस्ट बंगाल में मिलेगा किसके रास्ते, एक ट्रांजिशनल जोन के रास्ते, जो कि झारखंड और बिहार के बीच में लाई करता है। तो झारखंड और बिहार के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन है उसको उससे पास करते हुए ये उसके थ्रू किससे जाकर मिलेगा, वेस्ट बंगाल से, है ना, डेल्टेक, वेस्ट बंगाल के डेल्टेक प्लेन से, डेल्टा वाले प्लेन से ये जाकर मिलता है। फिर आपका आता है इसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन।
ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने सब डिवीज़न में क्या क्या पढ़ा? पंजाब प्लेन पढ़ा, राजस्थान प्लेन पढ़ा और गैंगटिक प्लेन पढ़ा। अब इसके बाद ये लास्ट है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ये देख सकते हो तुम, ब्रह्मपुत्रा का इलाका है और इसके साथ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियां हैं वो इसको फॉर्म कर रही हैं। तो ये जो लो लेवल का प्लेन है, लो लेवल मतलब निचला स्तर का ज़मीन है, मैदान है, ये फैला हुआ है आसाम में 640 किलोमीटर तक और ये डिपॉजिट की वजह से बना हुआ है। और वो डिपॉजिट कहाँ से आया है? ब्रह्मपुत्रा नदी लेकर आई है और उसकी सहायक नदियाँ लेके आई, वही सेडिमेंट्स वगैरह, सिल्ट्स वगैरह। एंड आर बॉर्डर्ड बाई हाई माउंटेन, यानी ये घिरा हुआ है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? मेंड्रिंग स्ट्रीम दिखाई देगा। इसका मतलब होता है कि घुमावदार, मेंड्रिंग स्ट्रीम मतलब घुमावदार जो धारा होती है उसको बोलते हैं मेंड्रिंग स्ट्रीम। नॉर्थ का वो क्या बनाता है? मार्शी एरियाज बनाता है। तो इस तरह का जो घुमावदार इलाका है ना, वो क्या बनाएगा? घुमावदार इलाका नहीं, ये जो धारा है ये बनाती है मार्शी एरिया। मार्शी एरिया का मतलब होता है दलदली इलाका बनाती है। इन सम प्लेसेस ऑन द प्लेन, मैदान में कुछ जगहों पर बहुत सारे स्टीपली राइजिंग हिल रॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बहुत सारे आपको रिवराइन आइलैंड मिलेंगे। रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या होता है? रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है कि वो जैसे समंदर के अंदर आइलैंड होता है तो वैसे ही नदी के अंदर भी आइलैंड होता है। तो वैसे आइलैंड आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एक मजुली है जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। ब्रह्मपुत्रा बेसिन की बात करें तो वो कभी कभी कहा जाता है कि ये कॉन्टिन्यूएशन है नॉर्दर्न प्लेन का टुवर्ड द ईस्ट, यानी कि क्या कहा जाता है? पूर्व की तरफ जो है ये उत्तर साइड में, यानी नॉर्थ साइड में जो प्लेन है ना, उसका ये कंटिन्यूटी है, यानी कि वो आगे को निरंतर चलता चला जा रहा है। इट इज़ क्लियरली डिमार्केटेड। डिमार्केटेड का मतलब होता है इसके जो सीमा है इसको उसको जो है कि देखना, मतलब मेज़र करना, उसको डिटरमाइन करना। तो वो कैसे डिटरमाइन होता है? वो डिटरमाइन होता है ईस्टर्न हिमालय से, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है इन नॉर्थ साइड में। फिर गारो खासी जयंता और मिकिल पहाड़ियाँ हैं साउथ में, पतकाई और नागा हिल्स हैं ईस्ट में, और लोअर गंगा प्लेन है वेस्ट में। तो ये चारों तरफ से ये क्या है? ये सरहद हैं जो कि इसके एरिया को डिमार्क करते हैं, यानी कि सीमांकित करते हैं कि कितना एरिया ये फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन का कितना सारा एरिया है। इम्पॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इन नॉर्दर्न प्लेन का? ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपकी, ये सबसे ज़्यादा जो है कि मोस्ट लेवल बिल्कुल समतल हैं। कैसी हैं? समतल हैं और फैली हुई हैं दूर तक, मतलब बड़े क्षेत्र पे फैली हुई हैं दुनिया में। और इसलिए इनका जो बहुत ज़्यादा इमेंस सिग्निफिकेंस है, यानी कि अधिक महत्व है, वो कुछ कारणों से है और वो कारण नीचे हैं। सबसे है ये फेवरेबल होगा, फेवरेबल है किसके लिए? ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, यानी कि इंसान यहाँ पे आराम से जो है कि बच सकता है। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे इंसानों के रहने के लिए, इनके सेटलमेंट के लिए सबसे अच्छी इसलिए हैं क्योंकि ये फर्टाइल हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ की मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ है, बहुत सारी नदियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा फेवरेबल क्लाइमेट है, यानी कि जो मौसम है, यानी जलवायु है, वो भी ठीक है। और इसीलिए दैट इज़ वाई ये जो प्लेन्स होती हैं ये सहारा देती हैं सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स को ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वाला क्षेत्र इधर ही आपको मिलेगा दुनिया का। और ये जो प्लेन है इसके पास पॉपुलेशन है ग्रेटर देन दैट ऑफ द होल ऑफ द यूएसए। पूरी यूएसए में जितना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इन मैदानों में आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, विच इज़ अबाउट 10 टाइम्स मोर देन एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। जबकि यूएसए के पास जो है कि 10 टाइम्स एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का, फिर भी यूएसए से ज़्यादा पॉपुलेशन आपको इन प्लेन्स में मिलेगी देखने को। दूसरा क्या है? रिच एग्रीकल्चरल लैंड। जो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है,
और यहाँ पे पेरेनियल वाटर रिसोर्स यानी कि 12 मास ये जो पानी का रिसोर्स है, यानी पानी इस आता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो भी फेवरेबल है, अनुकूल है। उसने नॉर्दर्न प्लेन को बना दिया है कैसा, रिच एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया है, यानी समृद्ध कृषि भूमि बना दिया है। यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर रिच लैंड बना दिया है। बहुत सारे जो है कि मल्टीपर्पज़ डैम यहाँ पे बने हुए हैं, यानी बांध जो कई सारे पर्पज़ के लिए बना हुआ है वो बना हुआ है यहाँ नदियों के ऊपर, जो कि पानी भी देता है खेती बाड़ी के लिए, साथ ही साथ वो डैम मदद करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। और इनफैक्ट ये जो इरिगेशन का इस्तेमाल है और मॉडर्न फैसिलिटी यानी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल है, इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है ये ग्रेनरी बन गया है इंडिया का। ग्रेनरी किसको बोलते हैं, ग्रेनरी बोलते हैं अन्न भंडार को। तो क्या बन गया है, ये अन्न भंडार बन गया है। फिर यहाँ पर देखो एक बात कह रहा है, ये नॉर्दर्न प्लेन तो आप देख ही रहे हो फैला हुआ है किस तरीके से। तो यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक महत्व देखो क्या है। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है यानी नॉर्दर्न मैदान है, उत्तरी मैदान, ये सामाजिक और धार्मिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है ना। यहाँ पे देखो वास्ट लिटरेचर मिलेगा आपको, यानी कि विशाल साहित्य। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का मतलब होता है कला और वास्तुकला। और यहाँ पे बहुत सी पवित्र नदियाँ में हैं, जिसमें गंगा जो है सबसे ज़्यादा सैक्रेड मतलब पवित्र नदी अब तक की है। बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक और ऐतिहासिक शहर भी हैं, जैसे हरिद्वार है, अयोध्या है, बनारस है, इलाहाबाद है, मथुरा है, पटना है। ये सब यहाँ पे सिचुएटेड हैं नदी के किनारे। और रिलीजन्स जैसे कि बुद्धिज़्म है, तो बुद्धिज़्म रिलीजन से जो बुद्धा हैं, जैनिज्म रिलीजन से जो महावीर हैं, ये सब फले फूले हैं कहाँ पे, ये फले फूले हैं लोग इन्हीं मैदानों में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, देखो ये जो प्लेन्स हैं आपने अभी तक देखा कि ऑलमोस्ट लेवल है। ऑलमोस्ट लेवल मतलब ऑलमोस्ट समतल हैं। तो इनका जो इवन सरफेस है यानी उबड़ खाबड़ नहीं है। अब आप देखो तो पहाड़ियों में रास्ता बनाना कितना मुश्किल होता है, असमतल ज़मीन पे रास्ता बनाना और रेलवे ट्रैक बनाना कितना आसान होता है। तो ये जो समतल ज़मीन है, ये सरफेस इवन सरफेस अलाउ करता है कि आसानी से रोडवेज वगैरह बनाए जा सकें, रेलवे बनाए जा सकें। जो नदियाँ हैं इन क्षेत्रों में, इन प्लेन्स में, मैदानों में, वो नेविगेबल है, नेविगेट की जा सकती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है। और इसकी वजह से जो व्यापार है और जो ट्रेड है यानी कि वो व्यापार है और कॉमर्स यानी कि वाणिज्य है, इसको कॉमर्स को वाणिज्य बोलते हैं। मतलब सब कुछ मिलके ट्रेड तो एक जो है पार्ट है कॉमर्स का। तो ट्रेड और कॉमर्स के लिए ये सहूलत देता है। और ये जो फ्लैटनेस है यानी जो ये समतल ज़मीन है वो अलाउ करती है ईजी एक्सेस फॉर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह भी इसकी वजह से क्या हो जाता है, आसान होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्ट वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सेफ्टी सिस्टम वगैरह यहाँ पे लगाए गए हैं, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन वगैरह की फैसिलिटी है ये समतल होने की वजह से ज़्यादा बेहतर है। बात करते हैं हम लोग, डिफरेंस देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया में जो रिवर्स हैं उनकी और रिवर्स जो पेनिनसुलर इंडिया के हैं उनकी। तो जो रिवर्स नॉर्दर्न इंडिया की है वो पेरिनियल है, यानी कि 12 मासों जो है कि पानी रहता है उनमें, क्योंकि ये स्नो फेड है यानी बर्फ़ गलता है और उससे उनको पानी मिलता है। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो ये सीजनल होती हैं, क्योंकि ये बारिश से ये नदियाँ भरती हैं। नॉर्दर्न इंडिया की जो नदियाँ हैं ये लंबी होती हैं, जबकि पेनिनसुलर इंडिया की जो नदियाँ हैं वो शॉर्ट होती हैं कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न इंडिया की जो नदियाँ हैं। अच्छा, जो नॉर्दर्न इंडिया की रिवर्स हैं यूथफुल स्टेज पे इरोड करती हैं, इरोजन मेन काम होता है, ट्रांसपोर्ट करती हैं मतलब सेडिमेंट वगैरह लेके आगे जाती हैं और फिर जो है कि और डिपॉजिटिंग एजेंट की तरह ये काम करती हैं यूथफुल स्टेज में, यानी कि बिल्कुल शुरुआती स्टेज में जब ये नदियाँ बिल्कुल पहाड़ों से उतर रही होती हैं तब की बात कर रहा है। और रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो अपने ओल्ड स्टेज में ये जो है कि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्टेज में डिपॉजिटिंग एजेंट का काम करती हैं। नॉर्दर्न इंडिया की नदियों को देखो तो यहाँ पे ज़्यादा सिल्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये इरोड करती हैं सेडिमेंट्री रॉक को।
जबकि पेनिनसुलर इंडिया की नदियाँ इनके पास कम सिल्ट होता है क्योंकि ये इरोड करती हैं किस तरह के पत्थरों को, इग्नियस रॉक को। नॉर्दर्न इंडिया की जो नदियाँ हैं यहाँ पे इनके पास सहायक नदियाँ ज़्यादा होती हैं, जबकि पेनिनसुलर इंडिया की नदियों के पास जो सहायक नदियाँ होती हैं वो कम होती हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू आप देख ही सकते हो, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है आपका। ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा है और सबसे पुराना है फिजियोग्राफिक डिवीज़न में से। फिजियोग्राफिक डिवीज़न यानी कि वो जो आपका भूगोलिक तौर पे जो डिवीज़न किया गया है इंडिया का उसमें से। और इसकी जो लिमिट है वो देखो कैसे मार्क की गई है कि अरावली रेंज, देखो एक तरफ ये लिमिट आपको देखने को मिलती है नॉर्दर्न साइड में, और फिर यहाँ पे आपको देखो बुंदेलखंड प्लेट्यू मिलता है। फिर उसके बाद आप एक इस तरफ देखते हो ईस्टर्न घाट देख रहे हो आप, और वेस्टर्न साइड में आप देखो वेस्टर्न घाट देख रहे हो। तो ये जो है इसका सीमा है, ठीक है, कि ये इसके बीच में ही इसका क्या है, फैलाव है। और जो प्लेट्यू है ये जो है कैसा ही है, बिल्कुल स्टेबल है, कह सकते हो कि बिल्कुल स्थिर है। और जबकि देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉल्केनिक इरेप्शन वगैरह आपको देखने को मिलेगा कुछ एरियाज़ में, नॉर्थ वेस्ट डेक्कन पार्ट में। यहाँ पे आपको कुछ जो है कि ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो पूरा प्लेट्यू है वो कैसा है, वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब स्थिर है। प्लेट्यू लैंड को भी डिवाइड किया गया है और डिवीज़न में देखो सबसे पहला है आपका सेंट्रल प्लेट्यू। अब इसमें सेंट्रल प्लेट्यू में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपलैंड है यानी ऊपरी भाग है किसका, सेंट्रल इंडिया का, किसके साथ, गंगा टू इट्स नॉर्थ, उत्तर साइड में गंगा है ना। उसके साथ यहाँ पे है क्या, कैमूर माइकल रेंज है ईस्ट में, पूरब की तरफ, फिर अरावली और कच्छ है पश्चिम की तरफ, और विंध्या और सतपुरा रेंजेस है इसके साउथ की तरफ। और ये जो सेंट्रल प्लेट्यू है इसमें क्या क्या है, मेवाड़ अपलैंड है, मेवाड़ का जो है ऊपरी हिस्सा है जिसमें कि आपको शेल्स हैं, लाइमस्टोन है और सैंडस्टोन मिलते हैं। फिर वहीं बुंदेलखंड का अपलैंड है, यानी बुंदेलखंड का जो है कि वो अपलैंड यानी कि ऊपरी भाग है जो कि स्ट्रेच किया हुआ है, फैला हुआ है किसके बीच में, यमुना और विंध्या के बीच में, यमुना रिवर और विंध्यास के बीच में। इसके अलावा नॉर्दर्न मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन है जो कि ज्वाइन करता है इस ऊपरी भाग को यानी कि ऊपरी मैदान को। फिर है आपका मालवा प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश में है और ये बना है किसकी वजह से, लावा की वजह से बना हुआ है। और ये लाई करता है कहाँ पर है, ये उत्तर में है विंध्या रेंज के। प्लेट्यू कैसा है, फ्लैट टॉप्ड है, यानी कि इसका टॉप कैसा है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट है। एंड हैज़ हिल्स कवर्ड बाय फॉरेस्ट, और इसमें जो भी पहाड़ हैं वो बिल्कुल जंगल से घिरे हुए हैं। प्लेट्यू यहाँ पे ब्रोकन है बाय रेवाइंस, तो यहाँ पे टूटा हुआ है जो है कि रेवाइंस की वजह से। प्लेट्यू मेनली कहाँ पे, चंबल में, यमुना में और बानस वैली। तो ये जो प्लेट्यू टूटा हुआ है इसका मतलब क्या समझते हो आप, रेवाइंस का मतलब होता है ना नाले, जो बड़े बड़े नाले होते हैं, तो उनकी वजह से ये प्लेट्यू जो है कि बीच बीच में ब्रेक किया हुआ है। मतलब प्लेट्यू का एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, और बीच में ये क्या जा रहा है, रेवाइंस जा रहे हैं, बड़े बड़े नाले हैं। तो मेनली कहाँ पे, चंबल में, यमुना में और बानस घाटी में। ईस्टर्न प्लेट्यूज़, ये जो आपका ईस्टर्न प्लेट्यूज़ हैं, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, पठार होता है, ईस्टर्न मतलब पूरब साइड का। तो ये कहाँ पे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ते हैं, यानी उत्तरी पूर्व साइड में पड़ते हैं मालवा प्लेट्यू के। और इसमें आपको देखो मिलेगा आपको बाघलखंड प्लेट्यू, जहाँ से कि वो रिहंद और जो है सोन रिवर्स फ्लो करती हैं। तो यहाँ कहाँ रहा आपका बाघलखंड, ये रहा बाघलखंड प्लेट्यू। फिर इसके बाद आप देखो यहाँ है छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड में है। और ये बाघलखंड से कहाँ पड़ रहा है, देखो ईस्ट साइड में पड़ रहा है, इसका डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट साइड में। और यहाँ पे जो मेन नदी है वो है दामोदर है और सुबर्णरेखा है। और ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा रिच है मिनरल रिसोर्स में, यानी खनिज पदार्थों में। और इसलिए इस एरिया को, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले एरिया को क्या कहा जाता है, रोर ऑफ
इंडिया कहा जाता है। वहीं आ जाए हम साउथ में बुंदेलखंड के, तो बुंदेलखंड ये रहा। तो बुंदेलखंड के अगर हम साउथ में आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है दंडकारण्य या फिर बस्तर प्लेट्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा, ये वो इलाका है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बाहर में नाम लिखा हुआ है, जो कि कैसा हो जाता है, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ रग्ड हो जाता है, मतलब ऊबड़ खाबड़, और कैसा है, जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसके बियॉन्ड अगर हम लोग देखेंगे तो इसको बियॉन्ड में ये वाला जो जगह है, ये कौन सा है, मेघालय प्लेट्यू है। यहाँ पे बात करें कठियावाड़ और कच्छ की, तो ये जो पेनिनसुलाज है, पेनिनसुलाज जो आपको बताया था कि ये वो होते हैं, पेनिनसुलर रीजन वो होता है जो 3 तरफ से जो है कि पानी से घिरा हुआ रहता है। तो ये ज्वाइन करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू को बाई गुजरात प्लेन, गुजरात के मैदानों से, और डेक्कन लावा जो है कि ये कठियावाड़ रीज क्षेत्र को बनाता है। बात करें हम डेक्कन प्लेट्यू की, ये रहा आपका येलो कलर से पूरा डेक्कन प्लेट्यू। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ आपको दिख ही रहा होगा कि ये कैसा है शेप में, ये ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा होगा आपको। ट्रायंगुलर होने के साथ ही साथ ना ये जो है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लेट्यू है। अब देखो, ये पूरा आपने देखा था कि ईस्टर्न घाट्स हैं और ये आपने देखा था वेस्टर्न घाट है। तो ये ऑक्यूपाई करता है कौन सा इलाका, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच के इलाका। और फिर उधर आप चले जाओ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे देखो सतपुरा हिल्स है, अजंता हिल्स है, महादेव हिल्स है। तो ये जो रेंजेस है ना, इनका साउथ का ये हिल्स है और इसके साउथ का हिस्सा जो है ये कवर करता है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है ये डेक्कन प्लेट्यू का, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, महाराष्ट्र प्लेट्यू मिल रहा है, जो कि लावा शीट से बना हुआ है। और ये डिस्प्ले करता है कैसा, फ्लैट और स्टीप हिल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फ्लैट मतलब समतल, और स्टीप हिल्स यानी कि बिल्कुल तेज़ी से जिनकी ढलान बिल्कुल तेज हो। यहाँ पे आपको रिजेस मिलेंगे और शैलो ब्रॉड वैलीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बात करें यहाँ पे हम लोग तेलंगाना प्लेट्यू की, तो यहाँ जो ये आपका तेलंगाना का प्लेट्यू है, यहाँ पे पहाड़ी और जंगल से ढके हुए जो है कि कुछ हिस्से मिलते हैं आपको। और इसका जो साउथ वाला हिस्सा है वहाँ पे जो है कि आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलेंगी और छोटे छोटे आपको डिप्रेशन यानी गड्ढे मिलेंगे इसके साउदर्न पोर्शन में। तो ये जो आपका कर्नाटका प्लेट्यू है, ये आपका मिडिल पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का। ये राइज होता है साउथ वेस्ट से और ज्वाइन करता है आके नीलगिरी हिल्स को साउथ वेस्ट में। ठीक है, और ज्वाइन करता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। और इसका जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न एरिया पे आपको मिलेगा क्या, कृष्णा रिवर, जो कि इसके ईस्ट में पूरब साइड में बहता है। और इसका जो साउदर्न इलाका है, साउदर्न क्षेत्र है कर्नाटका प्लेट्यू का, वहाँ पे जो ऊंचाई है वो एवरेज ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर तक की है। और यहाँ पे आपको कावेरी रिवर भी मिलेगी, जो कि इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये वाला जो जगह है ये है आपका नीलगिरी हिल्स का, यहीं पे आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। फिर इसके बाद बात करें तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है बिल्कुल नैरोइंग ऑफ लैंड बिलो द कर्नाटका प्लेट्यू। कर्नाटका प्लेट्यू के नीचे देखो नैरो हो रहा है, यानी ये संकीर्ण हो रहा है, पतला हो रहा है। हेयर यहाँ पे ये कंप्राइज करता है अपलैंड का, मेड बाय हिल्स ऑफ पालनी, नीलगिरी और कैडमम। तो यही पहाड़ियाँ देखो यहाँ पे मिलती हैं, और अन्नामलाई भी यहीं पर है। और ये बॉर्डर्ड है अपने स्लाइड्स पे तमिलनाडु से और केरला प्लेन से। देखो ये तमिलनाडु है और केरला प्लेन्स, यहाँ से इसका बॉर्डर बन जाता है डेक्कन प्लेट्यू का। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू अब हम देखेंगे इसमें। तो ये जो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये इसका एक फैलाव है, ये वाला एरिया मेघालय प्लेट्यू के पास का। तो इसमें आपको देखो यहाँ गारो हिल्स मिल रहा है, खासी मिल रहा है और जैंतिया हिल्स मिल रहा है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इन पहाड़ियों के नाम जो हैं वो ट्राइबल ग्रुप्स की वजह से रखे गए हैं। जो आदिवासी यहाँ रहते थे इस रीजन में, उनके नाम पर इन पहाड़ियों के नाम है। और ये जो इलाका है, इस इलाके में साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है।
इसको बारिश मिलती है साउथ वेस्ट मानसून से। और मेघालय प्लेट्यू, ये जो है पूरा प्लेट्यू का हिस्सा, यहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि कोयला है, आयरन है, ओर है, लाइम स्टोन है और साथ ही साथ यूरेनियम भी मिलता है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है ये स्टीपली राइज करते हैं वेस्ट पश्चिमी तट से और ओरिजिनेट होते हैं रिवर तप्ती से लेके कन्याकुमारी तक। और ये हायर होते हैं यानी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। इनकी औसतन ऊंचाई यानी एवरेज हाइट 900 से 1100 मीटर तक होती है, मतलब 1 किलोमीटर तक का। और यहाँ पे एक सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी भी है जो कि अनाई मुड़ी नाम है जिसका, जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर की है, 2695 मीटर की। ये जो पहाड़ियाँ हैं कंटिन्यूअस मतलब लगातार हैं। और एवरेज इनकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 50 से 80 किलोमीटर है। यानी कि ये इस तरह से आ रही हैं तो इनकी जो चौड़ाई है ये 50 से 80 किलोमीटर की है। और ये सोर्स हैं सारे इम्पॉर्टेंट रिवर्स की जो कि डेक्कन प्लेट्यू में बहती हैं, उनके लिए ये मेन सोर्स हैं ये पहाड़ियाँ। और ये परपेंडिकुलर हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के, और इसकी वजह से जो है कि हैवी रेनफॉल होता है विंड वार्ड साइड में, यानी कि जिस तरफ जो है हवाएं आएँ और आकर टकरा जाएं तो ये पहाड़ियों से उठती हैं और यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो ये परपेंडिकुलर हैं बिल्कुल साउथ वेस्ट मानसून के, और इसकी वजह से ये होता क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है विंड वार्ड साइड में। तो देखो इस तरीके से परपेंडिकुलर हुआ। बात करें अगर ईस्टर्न घाट की तो ये जेंटली राइज करते हैं। जेंटली मतलब बिल्कुल इस तरीके से है ना, जेंटली राइज करती हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, उड़ीसा से, वहाँ से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये इनकी हाइट कम है, तकरीबन जो है औसतन ऊंचाई जो है एवरेज हाइट 600 मीटर तक है। और यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो लगभग 1500 मीटर की है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। ये हिल्स कैसी हैं, डिसकंटिन्यूअस मतलब पहाड़ी, फिर पहाड़ी और फिर मतलब बीच बीच में गैप है, डिसकंटिन्यूअस बिल्कुल लगातार नहीं है ये। और इनकी जो एवरेज विड्थ है वो 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक है, यानी कि वेस्टर्न घाट से ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। कोई नदी यहाँ पे राइज नहीं करती है, इनफैक्ट रिवर जो है कट करती है यहाँ पे वैली को। देखो तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो कौन कट कर रहा है इनको रिवर कट कर रहा है। और ये पैरेलल होती हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, जो कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को लेके आती हैं। तो इसीलिए देखो ये पहाड़ियाँ हैं और ये मानसून जा रहा है, तो देखो यहाँ पे एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं। तो पैरेलल जाने की वजह से क्या होता है, ना टकराता है और ना बारिश यहाँ पे होती है। तो हाउएवर यहाँ पे विंटर रेनफॉल होती है विंड वार्ड साइड में, है ना, जाड़े के मौसम में यहाँ बारिश होती है। तो पैरेलल होने की वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून जो है यहाँ पे बारिश नहीं करा पाता। फिर इसके बाद है आपका पेनिनसुलर माउंटेन। जैसा कि हमने अभी देखा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माउंटेन्स जो पेनिनसुलर इंडिया के हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। पहले यहाँ देखते हैं वेस्टर्न घाट यानी कि जो सह्याद्री बोलते हैं इसको, ये 1600 किलोमीटर तक यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट की बात हुई है। कितना फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक लंबा है। और यहाँ पे जो ऊंचाई है वो तो हमने अभी देखी, 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की एवरेज हाइट है यहाँ पे। और ये देखो पश्चिमी तट, यहाँ देख रहे हैं ना, पश्चिमी तट के एकदम बिल्कुल पैरेलल आ रही हैं ये पहाड़ियाँ, है ना। साउथ ताप्ती रिवर वैली से कहाँ तक आ रही हैं, बिल्कुल कन्याकुमारी तक आ रही हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं उनमें है आपका सेलहर पीक है जो कि 1567 मीटर का है। कलसूबाई पीक है 1646 मीटर का। और डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 है। ये देखो डोडा बेटा पीक, इसके बारे में भी आगे है। तो ये सब के सब कहाँ पे हैं, नीलगिरी में हैं। ठीक है, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इसी में आपको ये सारी पहाड़ियाँ मिलती हैं। और फिर इसके बाद अनाई मुड़ी जो कि 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ है, ये अन्नामलाई हिल्स में मिलेगी। ये रहा आपका अन्नामलाई हिल्स, इस वाले रीजन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिघा भी हुआ है अन्नामुलाई जो कि 2695 मीटर की ऊंचाई का है। जो डेक्कन है वो बनाता है नॉर्दर्न पोर्शन को कंस्टिट्यूट करता है, मतलब जो डेक्कन पार्ट है ना, तो वो डेक्कन पार्ट में आपका नॉर्दर्न पोर्शन भी है ना, घाट का नॉर्दर्न पोर्शन जो कि किसके आसपास का है, अराउंड मुंबई। और वो उजागर करता है फ्लैट टॉप्ड रीजेस का मतलब ये ऊपरी हिस्सा ये जो है समतल टाइप का रहेगा। तो उस तरीके की जो पहाड़ियाँ हैं उनको ये
उजागर करता है। मैसूर के पास आप आओगे ना तो ये जो घाट है ना वो पीछे की तरफ आते हैं कोस्ट पे, है ना, तट से जो है पीछे की तरफ रिसीड करते हैं, पीछे की तरफ घटते हैं। और जो मीटिंग पॉइंट है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का वो कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट ये दोनों आपस में यहाँ पे मिलते हैं। और यहीं पे है डोडा बेटा पीक जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। फिर यहाँ पे जो है कि एक ब्रेक है वेस्टर्न घाट में, वो किसके फॉर्म में है, पालाघाट गैप के बीच के फॉर्म में है, जो कि साउथ में है नीलगिरी के। स्टीप हिल्स यहाँ पे कंस्टिट्यूट करते हैं वेस्टर्न घाट को। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट चला आ रहा है उसके बीच में एक दरार है, ठीक है, और वो दरार यानी ब्रेक है किस फॉर्म में, पालाघाट गैप के फॉर्म में है। और ये किस साइड में है, नीलगिरी के साउथ में है। और ये जो स्टीप हिल्स हैं यानी कि बिल्कुल ऐसे तीव्र गति से नीचे की तरफ, मतलब इनका ढलान है, वो कंस्टिट्यूट करता है वेस्टर्न घाट साउथ का पालाघाट गैप के। और इन पहाड़ियों में जो अन्नामलाई है ये टॉप है और इसके टॉप पे क्या है, एक फॉरेस्टेड प्लेट्यू है, यानी कि जो पठार है उस पर बिल्कुल जंगल है। फिर दूसरा पालनी है और तीसरा कौन सा है, कार्डेमोम है। मेन जो नदियाँ यहाँ पे वेस्टर्न घाट में है वो हैं गोदावरी है, कावेरी है और कृष्णा है, जो किधर फ्लो करती है, पूरब के साइड में फ्लो करती है, वेस्टर्न घाट से पूरब के साइड में ये फ्लो करती है और जाकर गिरेगी कहाँ पे, ये यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। फिर आगे देखते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट के बारे में। तो ईस्टर्न घाट देख सकते हो, ये रहा आपका पूरा ईस्टर्न घाट। ये जो ईस्टर्न घाट है आपका, ये इरेगुलर हिल रेंज है। इरेगुलर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बीच बीच में जो है नदियों से कटा हुआ है, ये फैला हुआ है नॉर्थ में उड़ीसा से और कहाँ तक आया है, नीलगिरी तक आया है, पूरा ऊपर से नीचे तक, है ना, अक्रॉस कोस्टल आंध्रा। जो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे वो है महेंद्रगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये जो रेंजेस हैं ये यूनिफॉर्म है ना, नॉर्दर्न पोर्शन में अप टू कृष्णा रिवर वैली, लेकिन जो है इनको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय इंडिविजुअल रेंजेस, अलग अलग रेंजेस से इनको कैरेक्टराइज किया जाता है, चिन्हित किया जाता है एज वन गोज फार्दर वेस्ट। फादर नहीं है, ये है आपका फार्दर, ठीक है, फार्दर वेस्ट। तो यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हो कि नॉर्थर्न साइड में कैसे ये कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन उसके बाद ये डिसकंटिन्यूड हो जाती हैं। डिसकंटिन्यूड तो नहीं होती पूरी तरह से, मतलब बीच बीच में ये ब्रेक हैं, तो जिसकी वजह से इनको अलग अलग विशेषता इनकी जो है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग रेंजेस के हिसाब से देखी जाती है इनकी। फिर इसके बाद आता है आपका विंध्या रेंज। विंध्या रेंज की बात करें तो ये विंध्या रेंज जो है आपके सासाराम बिहार से लेके ये विंध्या रेंज आता है आपका कहाँ तक, गुजरात तक आता है, गुजरात में जोबात तक आता है। और ये फेयरली कंटिन्यूस का मतलब होता है कि लगभग ये लमसम एक कंटिन्यूस रेंज ही है जो नॉर्दर्न एरिया को साउदर्न एरिया से इंडिया के डिवाइड करती है। मेनलैंड को ये जो है एक उत्तरी हिंदुस्तान और एक जो है क्या आपका दक्षिणी मेनलैंड, इस तरह से दो पार्ट में ये डिवाइड करती है ये आपका विंध्या रेंज। और ये जो विंध्या रेंज है ना, सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट और शेल्स की बनी हुई है और शुरुआत में, और ये वेस्ट साइड में यानी कि ईस्ट साइड में ये इन चीज़ों की बनी हुई है, और वेस्ट साइड में अगर बात करो तो ये लावा से भरा हुआ है। बात करें हम लोग सतपुरा रेंज की, ये रहा आपका सतपुरा रेंज, ठीक है। तो ये जो आपका सतपुरा रेंज है ये नर्मदा घाटी जो कि नॉर्थ में है वहाँ से फैला हुआ है ताप्ती घाटी तक दक्षिण में, साउथ साइड में। और ये इसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है देखो, राजपीपला हिल्स गुजरात का शामिल है, इसके अलावा पंचमढ़ी है, रांची का अपलैंड है, इसके बाद हजारीबाग की पहाड़ियाँ हैं, और मैकाला रेंज जो पूर्व में है ये मैकाल रेंज, तो ये भी इसके अंदर शामिल हैं। इसका जो नॉर्दर्न और साउदर्न बॉर्डर है, सरहद है, ये बना हुआ है सैंडस्टोन का, सैंडस्टोन यानी बालू वाले पत्थर का, और इसका जो पूरब का हिस्सा है उसको मैकाला प्लेट्यू कहा जाता है। ये रहा पूरब का हिस्सा। नेक्स्ट देखते हैं अरावलीज। ये आपका अरावली है, अरावली आप देख सकते हो। तो अरावली देखो आपका ये नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ पे साउथ वेस्ट तक ये फैला हुआ है,
और ये सेपरेट करता है। सेपरेट किसको कर रहा है? सेमी डिजर्ट जो रीजन है राजस्थान का, उसको सेपरेट कर रहा है फर्टाइल सेमी डिजर्ट मतलब लगभग आधा रेगिस्तान ही है, वो जो इलाका है राजस्थान का, उसको अलग करता है उदयपुर के उपजाऊ इलाके से और जयपुर के क्षेत्र से। और इसमें जो है कि सबसे पुराना जो है कि फोल्ड माउंटेन रेंज मिलता है दुनिया का। तो ये कंस्टिट्यूट करता है, मतलब ये बनाता है सबसे पुराना ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन बनाता है ये। जो गुरु शिखर पीक है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर की है, आबू हिल्स, वो जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है इस रेंज का। यानी ये जो रेंज है, इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये गुरु शिखर पीक है। दिल्ली का जो रिज है वो भी इंक्लूड करता है, यानी दिल्ली रिज जो है अरावली का सबसे उत्तरी भाग के रूप में शामिल है ये। नेक्स्ट देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन द पेनिनसुलर इंडिया। अब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम देखने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया में। ड्रेनेज सिस्टम से क्या मतलब है कि नदियाँ देखेंगे और ट्रिब्यूटरीज देखेंगे कि किस तरह से जो जल प्रणाली जिसको बोलते हैं वो कैसा है हिंदुस्तान के अंदर। तो 3 डायरेक्शंस हैं ड्रेनेज के यहाँ पे इंडियन प्लेट्यू में। जैसे कि एक तो आता है आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ देखो, जैसे नदियाँ हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये किधर को बहती है? ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है और जाकर कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। फिर दूसरा है टुवर्ड द गंगा। ये नदियां हैं जो ओरिजिनेट होती हैं नॉर्दर्न या विंध्या एज से प्लेट्यू के, और फॉल करती हैं कहाँ पे? गंगा में फॉल करती है ये। इसमें जो गंगा में फॉल करने वाली नदियां हैं जो निकलती हैं नॉर्दर्न से, उसमें है चंबल और बेतवा और साथ में साथ सोन नदी है। फिर इसके बाद है तीसरा आता है डायरेक्शन के हिसाब से अरेबियन सी की तरफ। तो जो बड़ी प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ पे ड्रेन करती हैं अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, उसमें है साबरमती, नर्मदा नदी है, ताप्ती है, और नदियां हैं कुछ वेस्ट कोस्ट की, है ना, ऑफ द वेस्ट कोस्ट फार्दर साउथ, तो वहाँ से लेके फार्दर साउथ तक की। है ना, इसको बोलते हैं ना सुदूर दक्षिण से लेके पश्चिमी तट तक की जो नदियां हैं वो अब यहाँ पे देखो, ये पूरब की तरफ बहने वाली कुछ नदियाँ हैं। तो ये वो नदियाँ हैं जो कि पूरब की तरफ आपका बहती हैं और जाके गिरती कहाँ हैं? बे ऑफ बंगाल में जाकर ये नदियाँ गिरती हैं। और ये ज़्यादा हैं नंबर में, यानी ज़्यादा नदियाँ हैं जो कि ईस्ट की तरफ बह रही हैं, है ना, देन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती हैं उससे ज़्यादा नदियाँ किधर बहती हैं? पूरब की तरफ बहती हैं। और इनके पास लार्ज वाइड कैचमेंट है, यानी कि पानी वाला जो क्षेत्र है ना इनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और ये बड़े बड़े डेल्टास भी फॉर्म करती हैं। इन नदियों में कौन कौन सी नदी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, और इसके अलावा कावेरी रिवर्स है। तो ये नदियां हैं आपकी पूरब की तरफ। फिर उसके बाद बात करें तो पश्चिम की तरफ भी बहने वाली कुछ नदियां हैं। यहाँ पे जो पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं ना, वो छोटी हैं और साथ ही साथ नंबर में भी कम हैं। ये जो पेनिनसुलर रिवर हैं ये अरेबियन सी में जाकर ख़त्म होती हैं, अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं, और ये डेल्टा वगैरह नहीं बनाती। डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? ये डायरेक्टली जाके एंटर करती हैं, माउथ बनाती हैं, या क्या फॉर्म करती हैं? एस्चुअरी, यानी जिसको हिंदी में मुहाना बोलते हैं, तो एस्चुअरी फॉर्म करती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं फॉर्म कर पाती, जिसकी वजह से डेल्टा बन पाए, यानी ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं फॉर्म कर पाती कि आगे जाके ये डेल्टा, इस तरह का डेल्टा बना सकें। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, स्पेशली जो नर्मदा है, ताप्ती है, वो कहाँ से बहती है? कठोर पत्थरों से बहती है, और इतना कैपेबल नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूटरी बना सके, है ना, जैसा मैंने बताया इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरी बना सके, इससे पहले कि वो अरेबियन सी में जाकर मिले। तो दूसरे जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं उसमें है लोनी है, साबरमती है, और जो है माही है। इसके अलावा जो ऊपर नदियां दी गई हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहुत सारे जो है कि कोस्टल स्ट्रीम भी बहते हैं, है ना, और ये जो है कि नैरो कोस्टल प्लेन्स में बहते हैं ये कोस्टल स्ट्रीम्स,
और लगभग 600 छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो कि ड्रेन करते हैं, भिगोते हैं वेस्टर्न फेस को, वेस्टर्न घाट के अकेले। और ये जो प्लेन है इस स्ट्रीम्स के वो कैसे हैं, वो संकीर्ण यानी कि नैरो हैं, पतले हैं। और उनके बेड्स कैसे हैं, उनके बेड्स में जो है कि जनरली स्टीप ग्रेडियंट है, यानी बिल्कुल कैसा है, एकदम बिल्कुल तीव्र ढलान है। सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पॉर्टेंस क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इंडिया का, ये माना जाता है कि सबसे पुराना ज़मीनी हिस्सा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और ये भी कहा जाता है कि ये हिस्सा है पुराने जो गोंडवाना आइलैंड है, गोंडवाना लैंड, उसका। ये क्षेत्र जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का क्षेत्र, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे ये कंट्रीब्यूट करता है प्रॉस्पेरिटी में। प्रॉस्पेरिटी मतलब फलने फूलने में, देश फलता फूलता है इसकी वजह से, क्योंकि ये काफ़ी रिच है मिनरल्स में, खनिज पदार्थों में, फौना में, फॉरेस्ट में, जंगल वगैरह में, एक्सेट्रा में। तो पेनिनसुलर इंडिया में देखो तो यहाँ पे डिपोजिटरी है, किसकी डिपोजिटरी मतलब भंडार है खनिज पदार्थों का, मिनरल्स का। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट राजस्थान सब लाई करते हैं कहाँ पर, पेनिनसुलर इंडिया में। और सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे आपको मिनरल्स मिलेंगे, आयरन मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, माइका है, मैग्नीज है, कॉपर है, क्रोमियम है और कोयला। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे भंडार मिलता है आपको लोहे का, गोल्ड का, क्रोमियम का, पोर्सिलिन क्ले का। तेलंगाना का जो रीजन है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ पे आपको कोल मिलेगा, माइका, ग्रेफाइट और कोरंडम। तो इस तरीके से ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और समृद्धि लेके आता है पूरे देश के लिए। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू जो है पेनिनसुलर इंडिया का, वो ढका हुआ है बेसल्टिक लावा से। और ये बेसल्टिक लावा जो है बिल्कुल रिच होता है आयरन में। जो मिट्टी बनती है इस बेसल्टिक लावा से, वो कौन सी मिट्टी है, वो है आपकी काली मिट्टी। और काली मिट्टी कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल, यानी सुविधाजनक होती है किसके लिए, कॉटन यानी कपास की खेती के लिए। इसके अलावा ये मिट्टी और ज़्यादा सुविधा प्रदान करती है किसके लिए, कि चाय की बागानी हो सके, रबर उगाया जा सके, कॉफ़ी उगाया जा सके और मिलेट्स वगैरह उगाए जा सकें। फिर इसके बाद जो टोबैको है, ग्राउंड नट है, मूंगफली, और फिर ऑयल सीड जिसको तिलहन बोलते हैं, ये भी बड़े पैमाने पे उगाया जाता है पेनिनसुलर रीजन में। जो हाईलैंड है प्लेट्यू का, यानी कि प्लेट्यू का ऊंचा वाला जो है ज़मीन है, वो कवर है यानी ढका हुआ है किससे, अलग अलग तरह के जंगलों से। डेसिडस फॉरेस्ट भी हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जिनकी पत्तियां नहीं झड़ती, जो शेड नहीं करते, अपने लिव्स पूरे साल हरे रहते हैं। ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक है पेनिनसुलर इंडिया का। इबोनी, महागोनी, केन, बैम्बू, यूकेलिप्टस, सॉल, सीसम, सैंडलवुड, ये सब जो है ना, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, जो है काफ़ी ज़्यादा मुख्य, कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक लकड़ियां हैं इस क्षेत्र की, यानी जिनका व्यवसाय किया जाता है, जिनका बिजनेस किया जाता है। और जबकि यहाँ पे जो लंबे लंबे घास वगैरह है, यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं छोटी मोटी, ये हर्ब्स वगैरह क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं चारा जानवरों के लिए। पेनिनसुलर नदियों की बात करें तो इसको मार्क किया जाता है बहुत सारे नंबर ऑफ वाटरफॉल से। वाटरफॉल यानी जो झरने होते हैं, जिनको कि हार्नेस किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो बनाते हैं हम लोग रनिंग वाटर से। इसके अलावा जो ये जो वाटरफॉल है, इसके अलावा जो नदियां हैं साउथ इंडिया में यानी कि पश्चिम साइड में इंडिया में, उनको भी क्या किया जाता है, रोका जाता है, नदियों को रोका जाता है डैम वगैरह बना के, ताकि पावर जनरेट किया जा सके, बिजली उत्पादन किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे इन नदियों में ना सिल्ट कम होता है। क्योंकि ये सिल्ट क्यों कम होता है, क्योंकि ये इरोड करती हैं इग्नियस रॉक को। ये पेनिनसुलर नदियाँ हैं, इनको इम्पाउंड किया जाता है इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। इम्पाउंड करने का मतलब होता है रोका जाता है नदियों को, जो पानी बह रहा है उसको डैम वगैरह बना के, ताकि उससे खेती बाड़ी के लिए भी पानी लिया जा सके और साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाया जा सके, यानी कि रनिंग वाटर से बिजली उत्पादन किया जा सके। जो पश्चिमी घाट हैं
ये सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट है फॉनल ट्रैक्ट के लिए इंडिया में, यानी कि जीव जंतुओं के लिए ना अच्छा खासा एक घर है, जिसमें नीलगिरी आइबेक्स है, ब्लैक मंकी काला बंदर है, लॉयन टेल्ड मैकाओ क्या है मैकाक है। साउदर्न रीच में केरला और तमिलनाडु में मिलता है ये वेस्टर्न घाट के। जो फॉरेस्ट है यहाँ पे पेनिनसुलर रीजन में, इस क्षेत्र में, वो घर हैं वाइल्ड एनिमल्स के, सॉरी वाइल्ड एनिमल नहीं, वाइल्ड एलिफेंट है, यानी कि जंगली हाथी के लिए, सांबर के लिए, चीतल के लिए, लियोपार्ड और टाइगर्स के लिए। अब यहाँ पे जो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, तो डेक्कन प्लेट्यू के पास एक कोस्टल स्ट्रिप है। कोस्टल मतलब समंदर। ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है, इसके पास एक कोस्टल स्ट्रिप है, ये देख रहे हो, बिल्कुल। कोस्टल मतलब होता है समंदर के किनारे का इलाका, स्ट्रिप मतलब होती है पट्टी। तो कोस्टल यानी कि समुद्र के किनारे वाले इलाके की एक पट्टी होती है, देख रहे हो, पूरा इस तरह से जा रही है। जो देखो यहाँ रन ऑफ कच्छ से शुरू हो रही है और यहाँ टिप तक आ रही है, और फिर इधर से कहाँ तक जा रही है, ये पूरा ब्रह्मपुत्र तक जा रही है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक जा रही है आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है, ईस्ट में। तो आप देखो यहाँ पे इसमें, और ये दोनों जो है ना, ये दोनों आकर मिलते कहाँ पे हैं, ये दोनों आकर मिलते हैं केप कोमोरिन पे। ये दोनों का मिलन कहाँ हो रहा है, केप कोमोरिन पे इन दोनों का मिलन होता है, एकदम टिप पे, पेनिनसुला के बिल्कुल टिप पे। तो ये आपका एक तरफ है आपका वेस्टर्न घाट, और ये आपका वेस्टर्न घाट है, और ये आपका कौन सा है, ईस्टर्न घाट है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो इसमें सबसे पहला है गुजरात प्लेन, ठीक है। तो गुजरात प्लेन यानी गुजरात के पास का इलाका, तो लोकेटेड है ये साउदर्न साइड में, थार डिजर्ट के साउदर्न साइड में ये आपको देखने को मिलेगा गुजरात प्लेन्स। फिर इसके बाद है कच्छ पेनिनसुलर। तो ये कच्छ पेनिनसुलर वाला इलाका किधर है, ये रहा आपका वेस्टर्न मोस्ट सेक्शन है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, इसी को रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। ये एरिया ओपन है मैराइन इनोडेशन के लिए, ठीक है। ओपन मतलब खुला हुआ है, मैराइन इनोडेशन के लिए का मतलब होता है समुद्री क्षेत्र के लिए ये खुला हुआ है। और ये बना किसका है, डार्क सिल्ट का ये बना हुआ है। और यहाँ पे डिपोजिशन है सिल्ट का, सॉल्ट मार्शेस का जो है फॉर्म हुआ है कब, ड्यूरिंग ड्राई। तो यहाँ पे देखो सिल्ट के डिपोजिशन की वजह से जो है नमक के दलदल बन जाते हैं ड्राई सीजन में, यानी कि सूखे मौसम में। फिर इसके बाद है आपका कथिवार पेनिनसुला। अब देखो यहाँ पे आपने कच्छ पेनिनसुला देखा था, तो कच्छ पेनिनसुला के साउथ में आप देखोगे तो कथिवार पेनिनसुला आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये कथिवार पेनिनसुला है। और यहाँ पे जो है कि आपको ये एक सबसे पहले तो सैंडी प्लेन है, बलुहट मैदान है, और यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे हिल है, माउंट गिरनार है। और इसका जो साउदर्न पार्ट है ना, वहाँ पे जो है एलुवियम है, साउदर्न पार्ट पे यहाँ पे एलुवियम है। और वो किसकी वजह से लाया गया है, ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, जो कि रिवर्स आ रही हैं वेस्टर्न घाट से ना, उनके द्वारा ये एलुवियम लाया गया है। फिर इसके बाद आता है आपका कोंकण कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट देख सकते हो कि यहाँ से है ना, दामान टू गोवा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है, इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के इलाके को। और ये 500 किलोमीटर का स्ट्रेच है। कितना लंबा है ये, 500 किलोमीटर का। जनरली फ्लैट है, समतल है, और ये बना हुआ है बेसल्टिक ट्रैप और रॉक्स का बना हुआ है, उन पत्थरों का। फिर आता है आपका कनारा कोस्ट। तो कनारा कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये कनारा कोस्ट जो है ना आपका कोंकण के बाद ही है, कोंकण है, कोंकण के बाद ही कनारा है। गोवा से लेके कहाँ तक है, कैनानोर तक है, ठीक है। कहाँ तक है, कैनानोर तक है। और ये इस फैलाव में यहाँ गोवा पे क्या होता है, मुहाना बनाता है, जिसको बोलते हैं इस्चुरी बनाता है ये यहाँ पे। तो पहले रहा कोंकण, कोंकण के बाद कनारा, और कनारा के ठीक नीचे देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मलाबार कोस्ट। ये जो मलाबार कोस्ट है ये साउदर्न मोस्ट फैलाव है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। तो ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसका ये जो है साउदर्न मोस्ट पार्ट है, और ये रन करता है कैनानोर से लेके केप कोमोरिन तक। यहाँ पे ये गोवा से कैनानोर तक गया था, अब कैनानोर से लेके ये कहाँ तक जाएगा, केप कोमोरिन तक जाएगा, पूरा इतना लंबा जाएगा। और इसी को मलाबार कोस्ट भी कहा जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है
कि यहाँ पे जो है कि आपको लगून्स या फिर बैक वाटर मिलते हैं जिसको कायल्स कहा जाता है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है, लेगून या बैक वाटर है जिन्हें कायल कहा जाता है, सच एज जैसे कि अष्टमुडी है और वेम बैनार्ड लेक है। तो ये दो झीलें हैं यहाँ पे जैसे कि। फिर इसके बाद आता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। तो जो कोस्टल एरियाज हैं जो बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है वो ज़्यादा चौड़ा है, पहली बात तो ब्रॉड है और ज़्यादा लेवल में है यानी समतल है। जो एरिया है वो रॉकी है और एक्सेप्ट उस एरिया के फॉर द डेल्टा रीजन के अलावा बाकी सारा एरिया कैसा है, रॉकी है। और जो डेल्टा रीजन है वो हाईली डिसेक्टेड है बाई स्मॉल बट फास्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि नदियाँ छोटी तो हैं लेकिन काफ़ी तीव्र गति से यानी तेज की रफ्तार से वो पानी उसमें दौड़ता है, जिसकी वजह से ये डिसेक्टेड है। सेवरल डिपोजिशनल फीचर, यहाँ पे बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर मिलते हैं जैसे स्पिट्स है, लेगून्स है और ऑफशोर बार्स भी मिलेगा यहाँ पे कोस्ट पे यानी तट पे। यहाँ पे जो कुछ मेन प्रोमिनेंट डेल्टाज हैं वो डेल्टाज किसकी हैं, महानदी की हैं, गोदावरी की, कृष्णा की और कावेरी की। ये जो डेल्टाज हैं ये सही नहीं है, मतलब ठीक नहीं है हार्बर्स यानी बंदरगाह बनाने के लिए कि जहाँ से जहाज जा सके। तो बंदरगाह बनाने के लिए ये सही नहीं है क्योंकि जो इनका माउथ है ना, जो माउथ यानी कि जहाँ से वो एंटर करते हैं समंदर में, वो पूरा भरा हुआ है किस चीज़ का, सिल्ट का। तो देयर आर सेवरल लेक्स, यहाँ पे कई सारे आपको झीलें मिलेंगी ईस्ट कोस्ट पे, जिसमें से छिलका लेक है जो कि उड़ीसा में है, कोल्लेरू है और पुलिकट है आंध्र प्रदेश में। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो पार्ट है आपका गंगा से लेके नेल्लोर तक का, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। देखो यहाँ से गंगा से लेके ये नेल्लोर तक का जो मैदान तक का पार्ट है, नेल्लोर मैदान का गंगा प्लेन। अब ये जो इलाका है, ये जो नेल्लोर है, अभी तो हम लोगों ने देखा कि गंगा प्लेन से लेके यहाँ नेल्लोर तक का जो पार्ट है उसको नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। तो यहाँ जो नेल्लोर है, नेल्लोर से लेके यहाँ तक का जो इलाका होगा कन्याकुमारी तक का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है इसको आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस कोस्टल प्लेन का। ये जो तटीय मैदान है, तट का इलाका है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो ये सोर्स हैं प्रीशियस मिनरल्स के, यानी कि जो बहुमूल्य, प्रीशियस मतलब कीमती, जो खनिज पदार्थ हैं उसका ये सोर्स है। गुजरात जैसे कि फेमस है सॉल्ट बनाने के लिए। जो सैंड्स है केरला कोस्ट के, उनमें ज़्यादा क्वांटिटी में होता है मोनाजाइट, जिसको इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर में। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो इन मैदानों के, उनको कहा जाता है कि इसमें ढेर सारा डिपॉजिट होता है मिनरल ऑयल का। और जो पोर्ट हैं, पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह हैं कोस्ट पे के इलाकों पे यानी तट पे, वो 98% जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जिम्मेदार हैं। तो 98% इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बाहरी देशों के साथ जो व्यापार होता है वो इन्हीं पोर्ट से होता है, बंदरगाहों से होता है। फिशरीज़ यहाँ पे सेटअप किए गए हैं इस एरियाज़ में, यानी कि मछली का पालन किया जाता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्यों बना है, सबमर्जेंस हुआ है यहाँ पे ज़मीन का। और ये ईस्टर्न वाले कैसे, यहाँ पे इमर्जेंस हुआ है प्लेन का डिपॉजिट से, यानी कि यहाँ पे इमर्ज हुए हैं, और ये सबमर्ज हुए हैं यानी कि डूबने की वजह से। ये लोकेटेड है किसके बीच में, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में लोकेटेड है, और ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में। फिर ये ड्रेन होता है छोटे छोटे शॉर्ट स्विफ्ट स्ट्रीम की वजह से, यानी तेज रफ्तार वाली धाराएं जो हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि ये ड्रेन होता है ढेर सारी नदियों से जो कि डेल्टा बनाती हैं। इनको माना जाता है कि इंडेंटेड हैं विथ मेनी नेचुरल पोर्ट। यहाँ पे जो है प्राकृतिक रूप से बहुत सारे बंदरगाह मिलते हैं, और ये जो है कि बिल्कुल सीधा कोस्ट लाइन है, लीनियर कोस्ट लाइन है।
ये पतले हैं और एवरेज वेट इनकी कितनी है 64 किलोमीटर। ये ज़्यादा चौड़े हैं ईस्टर्न वाले और इनकी चौड़ाई कितनी है 80 से 100 किलोमीटर तक की। दे डो नॉट एग्जिबिट मेनी डिपोजिशनल फीचर, जबकि यहाँ पे जो है बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर आपको देखने को मिलेंगे कोस्ट के पास। तो ये डिफरेंस है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में। अब ये लास्ट टॉपिक आता है इसका आइलैंड। तो ये जो मेन लैंड था, मेन लैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस मेन लैंड के अलावा भी इंडिया के पास दो ग्रुप है आइलैंड का, जिसमें से कि एक है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में है और दूसरा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पे है आपका अरेबियन सी में लाई करता है। तो यहाँ पे बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में 300 से भी ज़्यादा है ना, मोर देन 300 आइलैंड मिलते हैं, जिसमें 265 ऐसे हैं जो इनहैबिटेटेड हैं, यानी कि जहाँ पे जीवन लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, और दो ग्रुप जो आइलैंड का है वो सेपरेट होता है किससे 10 डिग्री चैनल से। किस चैनल से 10 डिग्री चैनल से ये दोनों सेपरेट होते हैं दो ग्रुप। अंडमान आइलैंड लाई करता है बे ऑफ बंगाल में, जो कि 1255 किलोमीटर दूर है कोलकाता से और 1190 किलोमीटर दूर है किससे आपका चेन्नई से। ठीक है, तो ये दो ग्रुप देख रहे हो, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है और बीच में देखो 10 डिग्री चैनल से ये आपस में एक दूसरे से डिपार्ट हैं, अलग हैं। आइलैंड जो है कि द आइलैंड आर 193 किमी फ्रॉम केप नेग्राइज इन म्यांमार। म्यांमार के केप नेग्रिस से कितना है 193 किलोमीटर है। 5 बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप्ड टुगेदर हैं जिनको कहा जाता है ग्रेट अंडमान। 5 बड़े बड़े को ग्रुप्ड किया गया और उनको एक साथ कहा जाता है ग्रेट अंडमान। और साउथ में क्या है आइलैंड है लिटिल अंडमान जिसको कहा जाता है। और कुछ 204 यहाँ पे आइसलेट्स भी मिलेंगे। आप आइसलेट्स का मतलब होता है ना टापू, तो टापू मिलेंगे आपको लगभग 204। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो मेनली एलिवेटेड पार्ट है ऑफ सबमरीन रीजेस का दैट आर एक्सटेंडेड साउथवर्ड फ्रॉम अराकन योमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार। तो ये जो द्वीपों का समूह है ये किसकी वजह से हुआ है, ये एक माउंटेन रेंज की वजह से हुआ है। ये ऊंचे हिस्से हैं उसके, ठीक है, माउंटेन रेंज के, जो म्यांमार के अराकान योमा पर्वत से दक्षिण की तरफ पूरा जो है फैला हुआ है। दीज आइलैंड आर हाईली डिसेक्टेड। हाईली डिसेक्टेड का मतलब क्या है, यानी बीच बीच में से कटे हुए हैं। एंड राइज टू 730 मीटर हाई इन हाइट, और 730 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। देयर आर 550 आइलैंड, 550 आइलैंड है। मोस्ट ऑफ विच आर टू स्मॉल, कुछ तो इसमें से इतने छोटे हैं टू बी इनहेबिटेड, यानी कि यहाँ पे रहा नहीं जा सकता है। फिर बात करें निकोबार आइलैंड की, तो ये सिचुएटेड है साउथ में अंडमान के। ठीक है, अंडमान है ऊपर और अंडमान के साउथ में देखो यहाँ नीचे कौन सा है, निकोबार है। 121 किलोमीटर दूर है ये लिटिल अंडमान से। यहाँ पे 19 आइलैंड है, 7 ऐसे हैं जो अनइनहेबिटेटेड हैं, यहाँ पे कि मतलब कोई रहता नहीं है। जो मुख्य आइलैंड है उसमें है आपका ग्रेट निकोबार और कार निकोबार है। ये आइलैंड जो है वोल्केनिक ओरिजिन से है। ठीक है, फिर इसके बाद जो और इसमें से एक्टिव वोल्केनो जो इंडिया का वो है वो यहीं पे पाया जाता है, जो कि बैरन आइलैंड जिसको कहा जाता है। नारकोंडम ये दूसरा एक वोल्केनिक आइलैंड है, ज्वालामुखी वाला आइलैंड है इस ग्रुप में, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है कोरल रीफ से। और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं कि नैरो कोस्टल प्लेन्स हैं, यानी कि संकीर्ण पतले तटीय मैदान हैं। फिर आता है आपका लास्ट लक्षद्वीप आइलैंड। तो अब यहाँ पे देखो लक्षद्वीप में क्या है, ग्रुप है कितने आइलैंड का, पूरे 36 आइलैंड्स का, जिसमें से सिर्फ 11 जो हैं इनहैबिटेड है, यानी कि 11 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। एंड लोकेटेड यानी है कितनी दूर पे, 280 to 480 किमी ऑफ है केरला कोस्ट से, यानी केरला के तट से इतना ज़्यादा दूर है। और ये कंस्टिट्यूटेड था कि एज अ यूनियन टेरिटरी इन 1956 एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड
एमिंडवी आइलैंड एंड रीनेम्ड इन नवंबर 1973 एंड एज लक्षद्वीप। कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया था। ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दिवी, ये पूरा का पूरा ग्रुप है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया था। लेकिन 1973 में नवंबर में क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल के लक्षद्वीप रह दिया गया। नॉर्दर्न पोर्शन को कहा जाता है एमिन दिवीज, नॉर्दर्न पोर्शन यानी जो उत्तरी भाग है उसको कहा जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग आइलैंड है इनको लक्षद्वीप कहा जाता है, जिसमें से कि जिसमें इंक्लूडेड है मिनिकॉय आइलैंड भी उसके सहित। तो ये हो गया आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, लोकेशन, एक्सटेंट और फिजिकल फीचर। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।